कहां से लिया गया? अमेंडमेंट कहां से है? ये अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में साउथ अफ्रीका से लिया गया है, और इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, है ना। अब यहाँ पे दो चीजें आप लोग को जरा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। क्या होता है कि हमारा जो संविधान है, इसमें अगर स्ट्रक्चर के रूप में देखें या फिर पार्ट्स देखें भारतीय संविधान का, तो भारतीय संविधान के पार्ट तो वैसे 22 है, उसके बाद में यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय संविधान एक प्रकार से हम लोग क्या समझते हैं बाबू, कि अपने आप में एक फिलॉसफी है, एक पूरा का पूरा लॉ का किताब है, ठीक है। हाँ जी, एक लॉ की किताब है। लेकिन जब हम यहाँ पे दो बातें करूं आपसे, कि पहला यहाँ पे फिलॉसफी क्या है, फिलोसॉफिकल पार्ट, ध्यान से समझिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सब सवाल मैंने देखा है किसमें, आपके टेस्ट सीरीज में। फिलोसॉफिकल पार्ट, स्ट्रक्चरल पार्ट, कौन सा पार्ट? स्ट्रक्चरल पार्ट, और तीसरा में हमारा है पॉलिटिकल पार्ट। क्या इसका मतलब है सर, समझिए। पॉलिटिकल पार्ट, भारतीय संविधान जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि अलग अलग जगह से अलग अलग सोर्सेस लिया गया है। तो भारतीय संविधान में फिलोसॉफिकल पार्ट भी है, स्ट्रक्चरल पार्ट भी है, और पॉलिटिकल पार्ट भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि फिलोसॉफिकल पार्ट जो है भारतीय संविधान का कौन सा भाग बताता है, तो ये सबसे मुख्य बात है हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है हमारा कौन सा पार्ट को बताता है? फिलोसॉफिकल पार्ट को। किस पार्ट को बताता है ये? फिलोसॉफिकल का पार्ट। कौन कौन सा भाग? एक तो हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी ये है। और इसी के आगे क्या लिखा हुआ है कि इंस्पिरेशन फ्रॉम यूएस एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि डीपीएसपी को हम लोगों ने कहां से लिया हुआ है? आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को कहां से लिया हुआ है? यूएसए से लिया हुआ है। यही बात यहां पे कह रहा है। आगे यहाँ पे बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल पार्ट के बारे में। तो स्ट्रक्चरल पार्ट के बारे में जो बताता है, जो इसके बारे में बात करता है, वह है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप लोगों को बताए थे गवर्नमेंट का ऑफिस कहां से लिया गया है, यूपीएससी कहां से लिया गया, ये सब चीजों का जो था वो कहां से लिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है हमारा 1935 जो है, वह हमारा किस पार्ट के बारे में बात करता है? स्ट्रक्चरल पार्ट के बारे में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। पॉलिटिकल पार्ट के बारे में भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा इस बात को करता है? तो पॉलिटिकल का जो पार्ट है वो प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। समझिए, पॉलिटिकल पार्ट कहने का मतलब है राजनीतिक भाग। राजनीतिक भाग का मतलब है कि भारत का शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, किस तरीके का सरकार होगा, इस बात का जो व्यवस्था हम लोगों ने लिया हुआ है, वह हम लोगों ने कहां से लिया हुआ है? पार्लियामेंट्री सरकार के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। एक कौन सा? एक संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा में कौन सा है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में ये दोनों में से कौन सा फॉर्म है हमारे पास? कौन सा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पक्का कि प्रेसिडेंशियल है? ठीक है। तो अब हम लोगों के पास कौन सा है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ, पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री का मतलब है संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यही है हमारे पास। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और किन किन नामों से जानते हैं पहले समझ लो, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसी को बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं बाबू? कैबिनेट गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कैबिनेट गवर्नमेंट। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और कौन कौन से नाम से जानते हैं? कैबिनेट गवर्नमेंट से नाम जानते हैं हम लोग। दूसरा इसी को बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिबल
रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और जब हम लोग रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड अगर हम लोग लगा दें, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये इस नाम से भी हम लोग जानते हैं सर। हाँ हाँ, एग्जीक्यूटिव में आते हैं, एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। जैसे जितना भी मान लीजिए कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट के, मान लो आप क्या हो, सेक्रेटरी हो, आईएएस बनो, आईएएस के बाद आप चले गए सेक्रेटरी में, सचिवालय में बैठते हैं, पूरा का पूरा झारखंड राज्य का हेल्थ डिपार्टमेंट का आप क्या हो, सचिव हो, या शिक्षा विभाग का सचिव हो आप मान लो, तो शिक्षा विभाग का सचिव हो गए आप जैक बोर्ड में ऐसे में बैठे हुए। उसके नीचे में जिला में क्या होता है, डीओ होते हैं, डीएससी होते हैं ना। उसके बाद नीचे ब्लॉक में आ जाए तो बीओ होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ऑफिसर हैं, इनके जो मेन जो हेड होते हैं वह तो मिनिस्टर ही तो होते हैं। अब मिनिस्टर भी अपने आप में एक एग्जीक्यूटिव का हेड ही तो है अपने डिपार्टमेंट का, बात समझना। एग्जीक्यूटिव में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब संसद की बात करेंगे, लेजिस्लेटिव की बात करेंगे, तो सभी मेंबर हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं। हाँ, विधायिका में भी आते हैं। जैसे मान लीजिए कि एमपी एमएलए है तो विधायिका का ही तो अंग है, वो पार्ट है, विधायिका का जो मेंबर हुए वो। और उन्हीं में देखिए, एक बात आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया था, समझो क्या बताया था कल, मैंने बताया था कि इंडिया में जो सिटीजनशिप है बाबू, वह सिटीजनशिप कौन सा, सिटीजनशिप कहां से लिया गया है, सिटीजनशिप कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया जाता तो दो सिटीजनशिप रहता है ना, तो ब्रिटिश से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एकल नागरिकता, क्या बोलते हैं इसे हम लोग बाबू, एकल नागरिकता। देखो मैं तुम्हारे सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। एकल नागरिकता है, क्या है ये, एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। लेकिन जो भारत का नागरिक है वह तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिटीजन है, कहने का मतलब एमपी हो, मंत्री हो, वो भारत का नागरिक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए इंडिया में, तो डुअल मेंबरशिप का भी कॉन्सेप्ट है। किस चीज का है बाबू, डुअल मेंबरशिप। अब डुअल मेंबरशिप का मतलब क्या हुआ समझिए, दो सदस्यता मेंबरशिप होता है। अब कहां पे सर, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है लेकिन डुअल मेंबरशिप होता है, कैसे सर, तो मान लीजिए कोई संसद का, लोकसभा का क्या बन गया, एमपी बन गया, तो ये इसको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एक सदस्य क्या बन गया, कार्ड क्या बना उनका, एमपी होने का कार्ड मिल गया। अब इन्हीं एमपी को बना दिया गया क्या, मिनिस्टर, क्या बना दिया गया, मिनिस्टर बना दिया गया, क्या बना दिया गया, मिनिस्टर, या फिर एमपी या फिर एमएलए भी ले सकते हैं राज्य में। तो इन्हीं को फिर बाद में क्या बना दिया जाता है, मिनिस्टर। तो एक उनके पास कौन सा मेंबर कार्ड हुआ, एमपी या एमएलए होने का, और फिर दूसरा कौन सा हो गया, मिनिस्टर होने का। अब यहाँ पे समझिए, जितने भी मिनिस्टर हैं वे भी तो एग्जीक्यूटिव के ही तो पार्ट है, बात समझ में आया। अब यहाँ पे समझिएगा, इन सब मिनिस्टर्स को ही हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब है कि सभी मंत्री परिषद, मंत्रियों का जितना भी सभी का, उसको बोलते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जो 10 या 15 मिनिस्टर होते हैं, जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्या बोलते हैं बाबू, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, क्लियर है। तो कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। ये बात क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के वो भी हेड होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लो तुम, क्या समझना है सर, यहाँ पे समझिए। अब मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव के पार्ट है या नहीं। अच्छा बाबू, ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं होते एमपी एमएलए, आ जाइए, एमपी एमएलए अगर एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं होते तो एमपी एमएलए से ही तो लोग बनते हैं। जब एमपी कोई बना बाबू तो एमपी चुनते हैं, तो एमपी के देखिए, अच्छा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, नहीं होता है। सवाल पहले सुनिए आप लोग, मैंने बोला कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है क्या, होता है, नहीं पता, नहीं होता है। अच्छा, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, कौन कौन सहमत हो, प्रधानमंत्री का, अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है।
अच्छा एक सवाल और, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है? अरे पगला, देखो यही कंफ्यूज पहले दूर कर लो। ये लड़का शुरू में सही बोल रहा था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है एमएलए का यानी विधायक का और सांसद का होता है, सांसद का होता है। अब इन्हीं में से जो सांसद में जो जिनको लगा कि ये व्यक्ति अच्छे हैं, उन्हीं सांसद में से किसी एक को बना देते हैं सर्वसम्मति के साथ में, अपने पार्टी वाले मिल करके कि ये हमारे कौन रहेंगे, प्रधान जी रहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। या फिर अगर राज्य में है तो एमएलए का चुनाव लड़ करके, अब आप लोग बोलोगे कि हेमंत सोरेन जी जो है वो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े थे, नहीं, वे पहले बरहेट से किस चीज का चुनाव लड़े, एमएलए का, और एमएलए में उनका नंबर ऑफ संख्या ज्यादा था सम्मति मेजोरिटी दिखाने के लिए, तो वो उनका कौन हो गए, कप्तान हो गए, मुख्य हो गए, तो उनको मुख्यमंत्री बोल दिए। कोई दिक्कत? तो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। चलो राज्यपाल का चुनाव होता है? नहीं होता है। तो राज्यपाल को कौन चुनते हैं या फिर राज्यपाल का नियुक्ति होता है? हाँ, राज्यपाल जो होते हैं गवर्नर, उनका इलेक्टेड होते हैं या फिर अपॉइंटेड होते हैं? अपॉइंटेड होते हैं। उनको अपॉइंट कौन करते हैं? केंद्र सरकार करते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार कहने का मतलब है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो काम करते हैं किनके सलाह और सुझाव पर काम करते हैं, काउंसिल ऑफ, नहीं ऐसे बोलना है पहले, प्रधानमंत्री तो है ही, लेकिन देखो लैंग्वेज को समझिए, राष्ट्रपति जो कुछ भी एक्ट एंड एक्शन करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पर, किसका बोला मैंने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, यानी मंत्री परिषद के सलाह पर। और मंत्री परिषद के सलाह का कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री का बॉस कौन है, प्रधानमंत्री है। तो एक वर्ड में बोल दिए कि प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति काम करते, तो ये भी गलत नहीं है। आ जाइए, लेकिन अगर देखा जाए सही तरीके से, अगर आप लॉजिकली समझें, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर राष्ट्रपति काम करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड रहेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है, प्रधानमंत्री है। क्लियर यहां तक? तो समझ में आया, प्रधानमंत्री का चुनाव होता नहीं है, क्या होता है उनका, अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंट अपने में नियुक्त करते हैं और उसको शपथ फिर देना पड़ता है। ठीक है, यहां तक। तो एमपी वाला जो बात किया, यहाँ पे मेंबरशिप का डुअल मेंबरशिप हो सकता है, एमपी एमएलए, यहां तक क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला आप लोगों को कि हाँ मुखिया का चुनाव होता है। ठीक है, अच्छा उप मुखिया का चुनाव होता है बाबू, क्या होता है फिर, कैसे बनते हैं उप मुखिया, वार्ड मेंबर से। इसका मतलब है वार्ड मेंबर मिल करके उप मुखिया का नियुक्त करते हैं, उसका चुनाव नहीं होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, जिला परिषद का चुनाव होता है, जिला परिषद अध्यक्ष का, तुम लोग का जिला परिषद अध्यक्ष कौन है, नहीं पता है? अच्छा, राजधनवर कहाँ पे? अच्छा चलिए, अब यहां तक समझ में आया। एक होता है प्रखंड में उप प्रमुख और प्रमुख, क्या इनका चुनाव होता है? नहीं सर, इनको कौन चुनते हैं, जो आपका, हाँ चेयरमैन को। ठीक है, इन लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। देखो यहां तक हो गया। अब यहाँ पे समझिए क्या बोल रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्ट, भारतीय संविधान का पॉलिटिकल पार्ट जो है वह कौन सा बात कहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन। आप मुझे बताओ कि डेमोक्रेसी का कितने अंग है, बताया था आप लोगों को, 3 अंग, एक हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी में कोई हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो इसके बारे में चर्चा नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या बात कहा जा रहा है कि हमारा इनके साथ जो रिलेशन है और हमारा किसके, इसके साथ जो रिलेशन है, ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को और कैबिनेट गवर्नमेंट के बात जो है वह हमारा कौन सा पार्ट को दर्शाता है, पॉलिटिकल पार्ट को। क्लियर है यहां तक? यह ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे मैं एक और भी बात करता हूं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ऑफ ऑनलाइन वाले बच्चे हैं या नहीं, चैट वैट नहीं दिख रहा है या नहीं पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ ब्लेंड रिजिडिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे समझो बाबू, ब्लेंड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ब्लेंड रिजिडिटी, क्या है, रिजिडिटी। आप लोगों को कल जो टेस्ट भेजा था क्वेश्चन का, 37 क्वेश्चन जो था, उसमें से यहां से टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, ब्लेंड रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
और जो मैंने भेजा है वो आपका क्लैट लेवल का सारा क्वेश्चन है, उसमें उससे ज्यादा टफ, उससे ज्यादा फालतू नहीं आता है। तो बिना यूनिवर्सिटी में भी जो आएगा क्वेश्चन वो इससे ज्यादा बाहर नहीं आएगा। देख लो बाबू, ब्लेंड का मतलब क्या होता है? नहीं जानते सर? अभी लड़का लोग तो ब्लाइंड होता है बाबू, लड़का लोग जानता होगा क्या होता है। हाँ लड़का लोग जानता है। ब्लेंडर जानता है कि नहीं? नहीं जानता है? हाँ अच्छा, वो तो उसे इन लोग का भी अलग ब्लेंडर है। देखो कौन ब्लेंडर? ब्लेंडर अच्छा वो पीने वाला। तो देखो ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स। क्या होता है बाबू? मिक्स होता है, ठीक है। ब्लेंड का मतलब मिक्स। हमारा संविधान का विशेषता पढ़ रहे हैं। हमारा संविधान में क्या विशेषता है? रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर। क्या होता है? कठोर। रूबी समझ में आ रहा है बाबू? और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। क्या होता है? लचीला। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि मिक्स है हमारा संविधान का जो नेचर है। कैसा है बाबू? कठोर भी है और लचीला भी है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर कि जब हम संविधान को छू करके देखेंगे तो क्या ये हमें लचीला या फिर कठोर महसूस होगा? लकड़ी जैसा या फिर पनीर के जैसा? ऐसा नहीं है। कहने का सेंस क्या है यहाँ पर? कहने का सेंस है कि सर संविधान अपने में कब ये कठोर होगा और कब ये हमारा लचीला होगा। लचीला का मतलब आसान। यहां पे समझिए कि क्या लिखा हुआ है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर्स ए स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। एग्जांपल में दिया हुआ है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, समझाएंगे अभी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट कैन बी अमेंडेड सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉ आर मेड। एग्जांपल में दिया हुआ ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब यहां पे समझो आप लोग, पहले हमारा जो संविधान है बाबू वह रिजिड भी है और क्या है? फ्लेक्सिबल भी है। इसका मतलब है कि कठोर भी है और लचीला भी है। अगर कठोर और लचीला की बात करें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का, किसका? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का जो एग्जाम्पल है वह हमारा कौन सा है? यूएसए का है। अगर हम बात करें यहां पे किसका? फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वह है हमारा कौन सा? ब्रिटेन, यानी लिख सकते हैं यूके, ठीक है, ब्रिटेन का। अब यहां पे समझो, लेकिन हमारे पास क्या, हम लोगों ने भारतीय संविधान को पूरा का पूरा रिजिड भी नहीं बनाया है और पूरा का पूरा लचीला भी नहीं बनाया है। हम लोगों ने क्या बना दिया? ब्लेंड कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है बाबू। इसका मतलब है कि ये मतलब हुआ, इसका मतलब कि सर इसको छू करके देखने वाली बात नहीं। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में कितना आसान तरीके से, कितना आसान से संविधान में संशोधन हो सकता है। क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है। इस बात को जस्टिफाई करता है ये लाइन। अब मान लो कोई बच्चा है घर में, वो बहुत कठोर नेचर का है, ठीक है, उसको रो रहा है तो रो रहा है, उसको कितना भी कुछ दे दो, चॉकलेट दे दो, टॉफी दे दो, वो खुश नहीं होगा। इसका मतलब उसका नेचर कैसा है? बहुत कठोर है, रिजिड है। लेकिन किसी का नेचर होता है थोड़ा सा रो रहा है, थोड़ा सा उसको भले डेयरी मिल्क दो या ना खाली दिखा दो तो वो खुश हो गया, बाद में ना दो, ऐसे होता है ना। तो किसी का नेचर इतना अच्छा रहता है बच्चा का कि वो सोच रहा है कि दे देगा मुझे डेयरी मिल्क, लेकिन देता नहीं, केवल दिखा दिया, बोल देखो, चुप हो गया। तो इस किसी किसी का ऐसा होता है। तो भारतीय क्या हुआ? तो ये तो मतलब ठगे गए हो तुम घर से ही ना, सरकार देता भी है ना। अच्छा मैया, अच्छा किस किस को मिल रहा है? तुम लोग को मिल रहा है मैया योजना है? फिर अरे देखो, अब यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे तो मैंने क्या बताया? संशोधन की बात। अब आप लोग मुझे बताओ कि भारतीय, आवाज नहीं अभी समझ, अब ज्यादा बातें नहीं, यहाँ पे देखो। अब संविधान में बाबू संशोधन जो होता है वह आर्टिकल कितना बात करता है? 368 बात करता है। कल तुम लोगों को बताए थे कि भारतीय संविधान में संशोधन की यहाँ पे जो बात कहा गया है वो दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो प्रकार। कौन कौन सा है सर? तो एक हमारा था स्पेशल मेजोरिटी। क्या था? कल बताए थे स्पेशल मेजोरिटी। कौन सा मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी।
और दूसरा में कौन सा है हमारा, दूसरा में है स्पेशल मेजोरिटी तो है ही, और स्पेशल मेजोरिटी के साथ में स्पेशल मेजोरिटी तो रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा ही, प्लस में इसका रेटिफिकेशन, क्या बोले थे, रेटिफिकेशन, हाफ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द, है ना, हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, क्या बोलेंगे, टोटल स्टेट्स, जितना भी स्टेट्स है उसका। क्लियर है? इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए कि क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है कि पहला कंडीशन कि मोर देन 50% लोगों का क्या होना चाहिए बाबू, सहमति होना चाहिए, तब तो बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। यानी 100 लोग है और कोई बिल पारित करना है संविधान में संशोधन के लिए, तो कम से कम 51 लोग सहमति जताए, 50-50 जताएगा तो टाई हो जाएगा, लेकिन कम से कम 51 हो। हम 49 लोगों को इग्नोर कर सकते हैं अगर 51 लोग सहमति दे दे, तो यही होता है ना मेजोरिटी, तो 51 लोगों का। लेकिन कब ये कंडीशन होगा बाबू, जब 100 का 100 उपस्थित हो हाउस में। अब ऐसा भी तो होता है, जिस दिन संविधान संशोधन की बात हो रहा था या कोई कानून लाने की बात हो रहा था, उस दिन पता चला 10 लोग एब्सेंट है, तो फुल हाउस जब रहेगा बैठा हुआ तभी तो ये कंडीशन लाए होगा। लेकिन होता क्या है कि सभी लोग उस टाइम नहीं रहता है, तो ज्यादातर ये कंडीशन नहीं चल पाता है। तो दूसरा कंडीशन क्या आता है, ध्यान से समझो, 2/3 मेजोरिटी, क्या है बाबू, 2/3 मेजोरिटी से। और 2/3 मेजोरिटी कहने का मतलब हुआ कितना परसेंट हुआ, 66%, 67% के आसपास। इसका मतलब किन लोगों के साथ में ये वाला बात होगा बाबू, जो वहां प्रेजेंट रहेगा। एब्सेंट वाली की बात कह रहा है यहाँ पे नहीं, क्योंकि एब्सेंट तो रहेगा एक दो। प्रेजेंट एंड वोटिंग, वही क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। ये बात समझ में आया, नहीं आया समझ में किसी को क्या? ये कंडीशन तो रेयरर ऑफ द रेयरेस्ट में सेटिस्फाइड होता है, नहीं के बराबर होता है, तो सेकेंड वाला कंडीशन चलता है, क्योंकि यहाँ तो एब्सेंट होना ही क्या मुश्किल है। एक सीट कहीं चुनाव ही नहीं हुआ, कोई डेथ कर गया सांसद, कुछ भी हो सकता है, सीट खाली है, तो ये वाला नहीं हो पाता है। 543 का 543 एक दिन बैठ जाए और उसी दिन पारित हो जाए, ये संभव नहीं हो पाता है। तो कौन सा कंडीशन चलता है, 2/3 मेजोरिटी वाला। ये तो बाय इलेक्शन होता है, इसको उपचुनाव बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम ही तो यही है। इलेक्शन कमीशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के नाते वे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला सबसे बड़ा बॉडी है। कोई भी सीट अगर कहीं खाली हो जाता है, कहाँ का, अगर देखो एक इलेक्शन कमीशन होता है बाबू, इलेक्शन कमीशन जो हमारा केंद्र में है, वो 2 ही लोगों का इलेक्शन करवाता है। 2 ही लोगों का मतलब कहने का मतलब है कि एमपी एमएलए का और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। लेकिन अगर मुखिया का चुनाव हो रहा है, जिला परिषद का चुनाव हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, जो राज्य का होता है। ये ऑब्जेक्टिव याद रखना, सुन लो फिर से। अगर मुखिया, नगर पालिका या नगर निगम या नगर पालिका जो होता है या पंचायत का जो चुनाव करता है, वो राज्य का चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है, राज्य का चुनाव आयोग करवाता है, ना कि चुनाव आयोग जो हमारा नेशन में है। क्लियर है यहाँ तक? तो वो एमपी एमएलए का उपचुनाव वहां पे होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात हो गया। अब इस विधि से अगर अमेंडमेंट हो रहा है, और इस विधि से यहाँ पे, ये तो हमारा थोड़ा बहुत क्या मान सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा जटिल नहीं है। क्लियर? और जब इसमें हम आएंगे तो इसमें तो जटिलता पूरा का पूरा भर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पहले स्पेशल मेजोरिटीज पास करवाना पड़ा, उसके बाद फिर हम लोगों को कहाँ पे जाना पड़ा, हर राज्यों के विधानसभाओं से पास करवाना पड़ेगा कि सहमति दीजिए। जैसे जीएसटी वाले केस में हुआ था, कौन से वाले में, जीएसटी, क्योंकि जीएसटी एक्ट से क्या हो रहा था, पूरा राज्य भी तो प्रभावित हो रहा था टैक्स कलेक्शन में, तो राज्य को भी तो पूछेंगे। तो ये हमारा रिजिड प्रोसेस की बात करता है एज कंपेयर टू किससे, स्पेशल मेजोरिटी। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या पूरा का पूरा कठोर है, नहीं। क्या पूरा का पूरा लचीला है, नहीं। बट क्या है ये, सिंथेसिस ऑफ बोथ। सिंथेसिस का मतलब मिक्स होता है, क्या होता है, मिक्स है ये दोनों का। आगे बोलता है यहाँ पे आर्टिकल 368 प्रोवाइड द 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। अभी बताएं 2 टाइप्स को अमेंडमेंट्स है हमारा, कौन सा आर्टिकल, ये आर्टिकल बताता है। यहां पर एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि एक जो अमेंडमेंट है, जिस अमेंडमेंट को हम लोग सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे लोग इसलिए समझ लेता है कि भारतीय संविधान में संशोधन के बाद जो आर्टिकल 368 करता है वो 3 तरीके का करता है। स्पेशल मेजोरिटी, अगर थोड़ा पढ़ा है कंफ्यूज वाला है तो बोलेगा 3, बोलेगा कौन कौन,
स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, और एक बोल देगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ में 50% का क्या होना चाहिए, आपका रेटिफिकेशन होना चाहिए, ये बात कह देता है। लेकिन यहां पे याद रखना कि दो ही बात करता है यहाँ पे, स्पेशल मेजोरिटी का और स्पेशल मेजोरिटी और रेटिफिकेशन। लेकिन सिंपल मेजोरिटी क्या हमारा 368 आर्टिकल के अंदर आता है, नहीं आता। इस बात को गौर से सुन लीजिए, क्या बोला गया है यहाँ पे कि सिंपल मेजोरिटी एट द सेम टाइम सम प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन द सेम मैनर। लेकिन नोट करने की क्या बात है यहाँ पे कि 368 आर्टिकल के अंतर्गत ये सिंपल मेजोरिटी नहीं आता है, याद रहेगा। तो सिंपल मेजोरिटी होता क्या है सर, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि साधारण, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि ऑर्डिनरी, कौन सा, ऑर्डिनरी लॉ को अमेंड करने के लिए, मतलब साधारण तरीके से अमेंड करके हम कोई भी चीजों में संशोधन कर दें, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टफ या सिंपल या स्पेशल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये सिंपल मेजोरिटी इज नॉट कवर्ड अंडर द आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है। क्लियर है यहां तक, पक्का। अब आगे चलें। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलिए फेडरल, इससे भी सवाल आप लोगों का था उसमें, जिसमें आप लोगों को भेजे हैं क्वेश्चन, उसमें देखो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। यहाँ पे पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए, क्या लिखा हुआ है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। यहां पे समझिए पहले, फेडरल का मतलब क्या होता है बाबू, संघ होता है, संघ। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, व्यवस्था या तंत्र। विद यूनिटरी का मतलब क्या होता है, एकात्मक, क्या बोलते हैं, एकात्मक। और बायस का मतलब क्या होता है, बायस जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, अरे यार तुम ज्यादा बायस होकर के मत बात करो, उससे पक्ष में बात होकर के मत बात करो, ये बोलते हैं ना, तो बायस बोलते हैं। तो बायस का मतलब होता है एक प्रकार से एकात्मक जोड़ दिए तो एक, और आत्मक जोड़ दिए तो यूनिटरी बायस समझ लीजिए एक प्रकार से आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे समझो क्या कहा जाता है बाबू कि भारतीय संविधान में हमारा जो विशेषता या बात कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, फेडरल यानी संघात्मक है। संघात्मक कहने का मतलब है हमारे पास एक यूनियन गवर्नमेंट है और नीचे में हमारा स्टेट गवर्नमेंट है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बोला गया है कि सर फेडरल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ हमारा कैसा बायस है, यूनिटरी बायस। अब समझो यहाँ पे ये ध्यान रखना इस बात को। अब सभी राज्यों के पास अपना अपना अधिकार है स्टेट लिस्ट में कानून बनाने का, केंद्र के पास अपना पावर है अपने लिस्ट पर कानून बनाने का, ठीक है। लेकिन सर कब कौन सा सिचुएशन आता है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है ये हमारा किस तरह से बन जाता है, यूनिटरी बायस की तरह से। मतलब राज्यों का पूछ खत्म हो जाता है, राज्यों का वैल्यू उस वक्त खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को बता दूं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगता है बाबू, कौन सा इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगता है, यहाँ पे आगे दिया हुआ है देख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट मोस्ट ऑफ द फेडरल फीचर्स सच एज गवर्नमेंट सच एज। यहाँ पे समझिए ये यहाँ पे ये बात को ध्यान रखना है। क्या बात, देखो इससे भी सवाल आप लोग का उसमें है जिसमें भेजा हूं कि जब बात किया जाए कौन सा गवर्नमेंट या सिस्टम बाबू, फेडरल। तो फेडरल फीचर्स जो होता है संविधान का फेडरल फीचर्स, तो उसमें बात कहता है यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट। बात सही है, दो सरकारें होती है, कहां पे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। फिर यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर, ये सब जो फीचर्स है, डिवीजन ऑफ पावर। तो डिवीजन ऑफ पावर्स जो है हमारा वो किसका फीचर है बाबू, फेडरल सिस्टम का है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे तीसरा में क्या कहता है, तीसरा में कहता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से समझना, इससे ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका फीचर है बाबू, फेडरल का है। नेक्स्ट है यहाँ पे सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, सुपरमेसी, ठीक है, सुपरमेसी ऑफ द किसका, कॉन्स्टिट्यूशन। आगे यहां पे कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड। ये क्यों लिख रहा हूं समझना, रिजिड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद रिजिड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्या है,
इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और लास्ट में है यहाँ पे बाय कैमरलिज्म। क्या है? बाय कैमरलिज्म। ये जो यहाँ पे फीचर्स आप लोग देखने को मिला बाबू, क्या क्या फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है तुम्हें? यहाँ पे देखने को मिल रहा है ड्यूअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाय कैमरलिज्म। क्या ये सब जो फीचर्स लिखे हैं ये किसका फीचर है? फेडरल स्ट्रक्चर का फीचर है। इसका मतलब सर एक फेडरल गवर्नमेंट होता है और एक यूनिटरी गवर्नमेंट भी होता होगा। कौन सा? यूनिटरी, क्योंकि अभी हम लोगों ने लिखा ना यूनिटरी, तो इसका मतलब है जहां पे एक, दो या दो से अधिक सरकार हो। तो भारत में दो सरकार है या नहीं? एक राज्य में चलता है और एक केंद्र में चलता है, तो इसका मतलब हमारा फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ पे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सर्टेन केसेस होते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर समाप्त हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, और कौन सा स्ट्रक्चर में ये शिफ्ट कर जाता है? यूनिटरी, मतलब एक सरकार चलता है। कोई भी झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, कहीं पर भी कोई सरकार नहीं चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार चलेगा, वो केंद्र चलाएगी। तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट। तो ये फीचर समझ में आया कौन सा बात कह रहा है? फेडरल का। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि बाय कैमरलिज्म के लिए आप लोगों तो पहले बताए थे, तुम कब, ये वाला जो सिस्टम बताए थे ना, 6 राज्यों में है। ठीक है, तो कौन कौन सा राज्य है वो पता है तुम लोगों को? टी से तुम कब वाला, टी से कहां पे? तेलंगाना है, यू से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार। ठीक ना, ये याद रखना है बाय कैमरलिज्म जहां पे है। आगे क्या कहता है यहाँ पे समझिए। However, the Indian Constitution also contains the large number of unitary और नॉन फेडरल फीचर्स। अच्छा, हम लोग यूनिटरी को क्या बोल सकते हैं? नॉन फेडरल बोल सकते हैं ये नहीं? यूनिटरी है तो ये फेडरल नहीं हुआ, यही तो बात हुआ ना दूसरा। तो उसका दूसरा वर्ड में क्या बोल सकते हैं? नॉन फेडरल बोलेंगे, कोई दिक्कत है क्या? नॉन फेडरल स्ट्रक्चर बोल देंगे तो क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में हमारा बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी है। हमारे यहाँ पे सिर्फ फेडरल वाली बात कहता है, बल्कि यूनिटरी का जो सिस्टम है वे भी हमारे संविधान में है। और उसी को हम लोग दूसरा वर्ड में क्या बोल सकते हैं? नॉन फेडरल सिस्टम बोल सकते हैं। अच्छा, हमारे संविधान में फेडरल के साथ साथ यूनिटरी भी है। क्या बोल रहा हूं? हमारे भारतीय संविधान में फेडरल के साथ साथ क्या है? यूनिटरी भी है। ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ संघात्मक है। अब एक बात बताओ आप लोग, गवर्नर को अपॉइंट करने का अधिकार किनको है? केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो वो अधिकार, वह सिस्टम क्या कहलाएगा? यूनिटरी कहलाएगा। अब देश में नेशनल इमरजेंसी लगाने का अधिकार किनको है? राज्य को, केंद्र को है। तो वह जो पावर है, वह जो सिस्टम है, क्या कहलाएगा? फेडरल कहलाएगा कि यूनिटरी कहलाएगा? यूनिटरी कहलाएगा। हाँ, तो वो लगाया जाता है, वो भी कौन लगाते हैं? राज्य तो नहीं लगाएगा, राष्ट्रपति। तो वो भी हमारा क्या है? प्रेसिडेंट रूल जो लगता है, स्टेट इमरजेंसी, वह हमारा यूनिटरी फीचर्स है। यही बात यहाँ पे इस लाइन में कहना चाह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है लार्ज नंबर में यूनिटरी फीचर्स भी है। इसका मतलब यूनिटरी का मतलब है नॉन फेडरल फीचर्स भी है, सच एज। अब यहाँ पे देख लीजिए, इससे सवाल तो रहता ही है और यहाँ पर भी रहेगा। जब हम लोगों ने यहाँ पे किसका फीचर्स देखा? पहले फेडरल का देखा ना। अब हम लोग फेडरल के बाद में किसका देखें? यूनिटरी का देख लें। किसका बाबू? यूनिटरी का। इसका मतलब है यूनिटरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनिटरी को साथ में नॉन फेडरल, नॉन फेडरल का फीचर्स। अब इसमें क्या क्या आता है सर, ये बात को यहां पे देखते हुए चलिए। इसके अंदर आता है क्या? एक सेकंड, इसको और भी ऊपर कर लो, समझते चलिए। ये डायरेक्ट आता है। पहला यहां पे दिया हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। हम लोगों ने कल देखा था कहीं पर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसका मतलब है कि केंद्र को सबसे ज्यादा पावर है। स्ट्रॉन्ग सेंटर वाली अगर बात पूछे तो वह हमारा किसके अंदर आएगा? कौन सा फीचर्स के अंदर? यूनिटरी के अंदर आएगा। ठीक है। दूसरा में क्या बात कह रहा है यहाँ पे? दूसरा में बोल रहा है कि हमारा सिंगल सिटीजन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस में आएगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस में आएगा? फेडरल में। क्यों आएगा सर? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है राज्य की भी बातें लिखा हुआ है, केंद्र की भी बातें लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे? फेडरल फीचर्स में। लेकिन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अगर आ जाए वर्ड कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इज द फीचर ऑफ यूनिटरी का या फिर फेडरल का, तो यूनिटरी का। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिए, सिंगल
कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है आपका सिंगल सिटीजनशिप। क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप ये किसके अंदर आएगा? यूनिटरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द, यहां पे समझ लो, मिस्टेक नहीं करना। देखो सिंगल जो सिटीजनशिप है वो किसका विशेषता है? यूनिटरी गवर्नमेंट का, एकात्मक सरकार वाली, क्योंकि वही, अच्छा नागरिकता कौन डिफाइन करता है? राज्य, केंद्र सरकार करता है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे बताइए कि फ्लेक्सिबिलिटी तो इसमें है सर, लेकिन रिजिडिटी किसमें था? फेडरल वाले में। अब एक बात बताओ बाबू, रिजिडिटी हम उसमें क्यों रखें? फेडरल में, ध्यान से समझना। फेडरल में जो है हम लोग ने क्या रखा था? फेडरल में हम लोगों ने रिजिडिटी रखा था, रिजिडिटी रखा था। अब बाबू बताओ, रिजिडिटी का मतलब होता है जटिल। जटिल का मतलब है कि आसान तरीके से संविधान में संशोधन नहीं होना। इसका मतलब राज्य को भी क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। तो वो हमारा ऑटोमेटिक फेडरल पे जाएगा ना। बात समझना, अगर आसान तरीके से अगर संविधान में संशोधन हो जाए, यानी फ्लेक्सिबल तरीके से हो जाए, तो फिर इस मामले में तो केंद्र के पास ही तो एक ही आदमी कर सकता है, तो केंद्र को ही तो बात करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है सर? कोई तो बोलो कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ऐसे बोल दो कि सर नहीं आ रहा। देखो बाबू, फेडरल का मतलब होता है संघात्मक, और जब दो या दो से अधिक लोगों को पूछ करके कोई काम करना पड़े तो वो काम और कठिन हो जाता है या नहीं होता है ना? तो रिजिड हो जाएगा वो काम। और यहां फेडरल का मतलब ही तो होता है दो या दो से अधिक। तो रिजिड फीचर्स जो है संविधान का, वो किसके अंदर जाएगा? फेडरल के अंदर जाएगा। लेकिन किसी को न पूछना पड़े, आराम से हो जाए काम, अकेले केंद्र सरकार कर ले, राज्यों से कोई मतलब नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल बोलेंगे या नहीं? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, समझा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव में आएगा, कहीं उल्टा पुल्टा मार करके आ जाना आंसर, ऐसा नहीं, ठीक है? फ्लेक्सिबल का मतलब समझ में आ गया यहाँ पे क्या है? हाँ पूछो, और कुछ पूछना है क्या? अब यहाँ पे देखो, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ध्यान से देखो यहाँ पे ये सवाल। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मैथ किसका था 12th क्लास में? मैथ था किसी का क्या? अच्छा इंटीग्रेशन पढ़ा था? इंटीग्रेशन का साइन कैसे होता था बाबू? ऐसे होता था, जीरो से लेकर के कहां तक? इनफाइनाइट तक। अब देखो एक फीचर्स यहाँ पे है, किसका फीचर्स है? देखो यहाँ ध्यान से, यूनिटरी का। किसका फीचर्स देख रहे हैं? यूनिटरी का देख रहे हैं। इसका मतलब नॉन फेडरल का फीचर्स देख रहे हैं। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है यहाँ पे, देखिए इधर क्या, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, क्या वर्ड लिखा हुआ है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जुडिशरी, यहां पे ध्यान से समझना आप लोग। यहाँ पे इंटीग्रेशन वर्ड का, इंटीग्रेशन का साइन लिख दूं, यही तो साइन है। अब यहाँ पे लिख दूं मैं लोअर कोर्ट, क्या लिख दो बाबू? लोअर कोर्ट, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, कोई दिक्कत है यहाँ पे? सबसे नीचे वाला कोर्ट। और यहां से इंटीग्रेट होकर के ये कौन सा कोर्ट तक चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बीच में कौन मिलता चलेगा? हाई कोर्ट। ये इंटीग्रेशन याद रखना कि नीचे का कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इंटीग्रेट करने का मतलब ये हुआ। अब इसका सर लॉजिकल आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि आपका लोअर कोर्ट में जिस कानून के माध्यम से आपको सजा सुनाया गया हो, फैसला सुनाया गया हो, वही कानून, वही विधि, वही प्रोसेस आपका कहां पे काम करेगा? हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट वाला बोलेगा अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला कानून हमारे यहाँ नहीं चलता है, हम दूसरा कानून से बात करेंगे। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अब उसी तरह से हाई कोर्ट के फैसला अगर संतुष्ट नहीं हुए तो आप आगे चले जाओगे, बोलेगा बक यहाँ वाला कानून को हम नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हमारा अलग से कानून बना हुआ है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो क्या बदलता है? फैसला बदल जाता है। आप संतुष्ट नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, जो केंद्र में जो कानून बना हुआ है, जो राज्य का कानून है, उस राज्य के लिए तो सभी के लिए तो वही है। मान लीजिए झारखंड के राज्य में आप रह रहे हैं, आपका फैसला मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिल गया, सिविल कोर्ट से मिल गया, हजारीबाग कोर्ट से मिल गया, इससे अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप चले गए कहाँ पे? हाईकोर्ट चले गए। अब हाईकोर्ट बोलेगा अरे झारखंड में बहुत सारा जिला है, अब हजारीबाग वाला को कानून को नहीं मानते हैं। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। इंटीग्रेटेड का मतलब है जो लॉ है आपका जीरो से नीचे से लेकर के ऊपर तक का जो है फंक्शन, वो पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड है। क्लियर है? उसके बाद इसका दूसरा सेंस क्या है सर? और आप लोग देखते होंगे कभी कभी कि मान लीजिए कि यहाँ पे हाई कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट, यहाँ पे 25 हाई कोर्ट है टोटल इंडिया में।
अब मान लीजिए कि झारखंड का हाईकोर्ट का कुछ जजमेंट आया, ठीक है। अब मान लीजिए बिहार में किसी के कोई मुकदमा हुआ और सेम केस था, और वहां पे उसको न्याय के लिए आप वकील बन के गए हो, आपको लग रहा है सेम केस सेम नेचर है, और यहाँ पे इस केस को फैसला दे दिया है हाई कोर्ट ने, तो उसका जजमेंट को आप यहाँ पे तुरंत पटक दोगे, जज के सामने बोलोगे जज साहब ये जो है पहले से दिया हुआ है फैसला, इसी के आधार पर मैं इसका न्याय मांग रहा हूं। तो इनका फैसला को क्या बोल देगा बिहार वाले कि नहीं हम लेंगे, ऐसा होगा क्या? सेम है ना। तो इंटीग्रेटेड कहने का मतलब यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है तो क्या उसे हाई कोर्ट नहीं मानेगी? मानेगी। तो बात इसका कहने का यही हुआ, क्लियर है। और हायर कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो लोअर कोर्ट नहीं चेंज करता है। बात समझ में आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चेंज कर देगा? बोलेगा नहीं मानेंगे हम। सो देखो सुप्रीम कोर्ट अपने जो जजमेंट है, अब मान लो हम लोगों ने क्या देखा था, बेरूबारी का जजमेंट 60 में, फिर केसवानंद में बदल गया, तो वो अपने जजमेंट को रिव्यू भी कर सकता है, वो पलट भी सकता है जजमेंट बाद में, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्लियर यहां तक समझ में आया इंटीग्रेटेड कहने का सेंस क्या है? सो अब आगे देखिए, ये हमारा कौन सा फीचर्स में आएगा? यूनिटरी फीचर्स में आएगा, मतलब एक जैसा सबको जोड़ करके देख रहे हैं। अब आगे नेक्स्ट में क्या वर्ड लिखा हुआ? अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब एक ही तो अधिकार होता है, गवर्नर को अपॉइंट करने का किनके पास अधिकार है बाबू? सेंटर के पास है। तो ये भी तो हमारे कौन सा फीचर्स में आएगा? यूनिटरी में आएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा, जो टेस्ट भेजे हैं उसमें ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट में चले हम आगे। नेक्स्ट में एक और पॉइंट यहाँ पे दिखा गया है, बाय द सेंटर द्वारा ऑल इंडिया सर्विस। अब यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा आप लोग बाबू, ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया क्या बाबू आता है इंग्लिश में भी? ऑल इंडिया सर्विस। क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? ऑल इंडिया सर्विसेज। क्या लिखा हूं? ऑल इंडिया सर्विसेज। आप लोग नाम सुने हो AIS यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना है? IAS का नाम सुना है, IPS का नाम सुना है, और IFS का नाम सुना होगा, ठीक है। और ये FS जो है आपका कौन सा? एक फॉरेन वाला भी होता है, एक फॉरेस्ट वाला भी होता है। तो ये फॉरेस्ट वाला है, कौन सा है? ये फॉरेस्ट वाला है। तो वो IRS होता है। अब बता रहे क्या है यहाँ पे कि जो हमारा फीचर्स में है, यूनिटरी फीचर्स में ऑल इंडिया सर्विसेज, क्या बोला मैंने? ऑल इंडिया सर्विसेज। भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज मात्र 3 है। कितना है बाबू? 3 पोस्ट है। वह है आपका IS, IPS एंड IFS, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस कितने हैं टोटल? 3 है। तो ऑल इंडिया सर्विस को मान लो कि एक और अगर क्रिएट करना है, क्या करना है कि इंडियन टीचर सर्विस करना है। सभी टीचर को UPSC एग्जाम लेगा। हम देश को अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो टीचर का जो अब होगा नियुक्ति, जो एग्जाम होगा वो कौन लेंगे? UPSC लेगा। तो उसको एग्जाम का नाम दे दिया क्या? इंडियन टीचर्स सर्विस। अब सरकार चाहेगी पार्लियामेंट कि इस जो पोस्ट है ITS जो है, इसको हम किस सर्विस के अंदर रख दें? ऑल इंडिया सर्विस के अंदर रख दें। तो ये करने का मतलब, ये क्रिएट करने का, ऑल इंडिया सर्विस में डालने का, पहले ये ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आता था, पहले 2 ही हुआ करता था, फिर इसको जोड़ा गया। अब मान लो फिर से सरकार का मन बने कि ITS को जोड़ दें, और टीचर्स का एग्जाम जो है, टीचर्स को हम किस पोस्ट में मानेंगे? ITS है अपने आप में। तो ये करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? केंद्र के पास है, सेंटर के पास है। बात समझ में आया? नहीं, CGL वगैरह यहां से कैसे आएगा ऑल इंडिया सर्विस में? नहीं, CGL नहीं। कौन? ऑल इंडिया सर्विस में मैंने बताया 3 होता है, और ऑल इंडिया सर्विस का जो है आपका एग्जाम लेने का जो अधिकार है वो UPSC के पास है। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप अगर JPSC से, किससे बाबू? JPSC से आप BDO बने हो, CO बने हो और DSP बने हो, तो आपका प्रमोशन हो करके आप यहाँ पे SDM या SDO बनोगे या नहीं? ठीक है। आप लोगों ने कोई SDM का नाम जानते हो? आदित्य रंजन। अच्छा, जो नहीं, जो BDO CO से जो प्रमोट होकर के बना है, आप लोगों ने एक हजारीबाग का न्यूज सुना होगा, अशोक SDO का नाम, जो पत्नी को जलाने वाला जो मामला उनके पास आया था SDO का, तो वो झारखंड सरकार के BDO CO से प्रमोट होकर के वो क्या बने? SDM या SDO बोलते हैं, SDO बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? SDO। क्या? अब यहाँ पे समझ लो, अभी उससे बात नहीं करेंगे, पहले यहाँ समझो, समझाना क्या है। तो SDM का पोस्ट पे आने के बाद आपका जो है अगर प्रमोशन हुआ UPSC के माध्यम से, फिर तो आप IAS बन सकते हो,
और डीएसपी से प्रमोशन होकर के आप आईपीएस बन सकते हो, तो आप ऑल इंडिया सर्विस में भी जा सकते हो। अदरवाइज नहीं तो सीधा यूपीएससी निकाल करके आप आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बन सकते हो। तो ऑल इंडिया सर्विस जो है वो किसके अंदर आता है? यूनिटरी के अंदर या फेडरल के अंदर? यूनिटरी के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस का पोस्ट क्रिएट करने का अधिकार सिर्फ किनके पास है? सेंटर के पास है। एक एग्जांपल और यहाँ पे समझ लो, इससे सवाल आता है कि सर ऑल इंडिया सर्विस को अगर हम लोग क्रिएट करना है पोस्ट, तो इसके लिए हमें क्या लाना पड़ेगा बाबू? बिल तो लाना पड़ेगा कि हम लोग आईटीएस का एक पोस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं जिसको हम लोग ऑल इंडिया सर्विस में जोड़ना चाहते हैं, तो बिल तो लाना पड़ेगा। और बिल कहां पे लाया जाएगा? दोनों में से कोई एक हाउस में, या तो हमारा लोकसभा में लाया जाएगा बाबू, या फिर कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताओ कि ऑल इंडिया सर्विस में जो ऑफिसर होते हैं, आईएएस, आईपीएस, ये कहां पे काम करते हैं? या आईएफएस राज्यों में काम करते हैं? सिर्फ केंद्र सरकार में तो काम नहीं करता है, ये राज्यों में, जैसे आप डीसी देखेंगे, एसपी देखेंगे, ये क्या है? ऑल इंडिया सर्विस है। तो ये लोग काम कहां करते हैं बाबू? हर राज्यों में, हर जिला में काम करते हैं। तो जब कभी भी ऑल इंडिया सर्विस का पोस्ट अगर क्रिएट करना हो, और ऑल इंडिया सर्विस का पोस्ट किससे ताल्लुकात है? राज्यों के संचालन से, राज्यों के जिला के संचालन से। इसका मतलब है किसका हित छुपा हुआ है इसमें? राज्यों का। समझिएगा पहले लॉजिक को, किसका हित छुपा हुआ है? राज्यों का हित छुपा हुआ बाबू। अब राज्यों का जब हित छुपा हुआ है, तो आप लोगों से मैं पूछता हूं कि ये दोनों हाउस में राज्यों का इंटरफेरेंस यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा है? कौन सा हाउस में है? लोकसभा में तो बाबू पूरा का पूरा लोग वोट करता है, पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, आमतौर पर जो चुनाव होता है वो हम लोग वोट देते हैं। लेकिन राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं, राज्यसभा मतलब राज्य, यहां समझना, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, और ये लोग जो पोस्ट में काम करते हैं वो कहां करते हैं? राज्यों में काम करते हैं। तो जब कभी भी ऑल इंडिया सर्विस को लेकर के पोस्ट क्रिएट करने की बात हो और बिल लाने की बात हो, तो सबसे पहले बिल कहां लाया जाएगा बाबू? राज्यसभा में लाया जाएगा। लोकसभा से स्टार्ट नहीं होगा, ये पावर है राज्यसभा का अपना अलग। जब पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तो राज्यसभा लोकसभा पढ़ाएंगे ना, तो ये बिल जब कभी भी आएगा ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने का, तो सबसे पहला बिल कहां पे आना चाहिए? राज्यसभा में आना चाहिए। हाँ जब ठीक है, आ जाना फिर। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? अब आगे चलें। नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ गया। एक हमारा इमरजेंसी प्रोविजन अभी बताए थे आप लोगों को। तो इमरजेंसी प्रोविजंस भी जो हमारा वो किसके अंदर आता है? यूनिटरी के अंदर आता है। क्लियर है यहां तक? कौन सा चमक रहा है क्या? तो नीचे इसको रखते हैं, यहां पे फिर वहां पे नहीं दिखता है। देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफाइंस द गवर्निंग मैकेनिज्म ऑफ द स्टेट। मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट जो है वो क्या चीज को बताता है कि शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, ये बताए थे। ये इसमें बहुत ज्यादा नहीं। अब आ जाइए नेक्स्ट, हमारे इंडिया में कौन सा फॉर्म है सरकार का? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अभी मैंने आप लोगों को चलते चलते बताया था क्या कि यह जो सिस्टम है हमारा, यह सिस्टम हमारा, समझ लीजिए, यहाँ पे पढ़ के बताता हूं आप लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बताया था किसके बारे में? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। यहाँ पे समझते चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग समझते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक दूसरा होता है कौन सा? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो अमेरिका में चलता है। तो इसके बारे में क्या कह रहा है यहाँ पे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वह है हमारा, क्या बोल रहा है कि इंडिया प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग एक प्रकार से बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव है। ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। क्या है बाबू? ये रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है प्रतिनिधित्व करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को किसका बाबू? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने की जो व्यवस्था है उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अब देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वह क्या करता है? ये एक प्रकार से इस प्रिंसिपल पर आधारित है। किस प्रिंसिपल पर? प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। क्या बोल रहा है? कोऑपरेशन एंड
कोऑर्डिनेशन, किस पे? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बाबू? तो डेमोक्रेसी का 3 तंत्र में एक तंत्र को छूना नहीं है, किसको? जुडिशरी को। तो किसके किसके बीच में सपोर्ट चलेगा, सहयोग चलेगा? तो हमारा लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो ये हमारा इस सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा सरकार का प्रकार? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आगे चलें। अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है यहाँ पे कि while the presidential system is based on the doctrine of separation of power। अगर प्रेसिडेंशियल की बात करें तो कहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम? अमेरिका में है। तो यहां पे थोड़ा सा बात क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, कौन सा? प्रेसिडेंशियल। कौन सा बाबू? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ये हमारा कहां पे देखने को मिलता है? यूएस में देखने को मिलता है। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या तबस्सुम? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। और डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है बाबू, को बताएगा? क्या होता है डॉक्ट्रिन? क्या होता है डॉक्टर? क्या होता है? डॉक्ट्रिन का मतलब होता है वो प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। मतलब किस सिद्धांत पर काम करता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? ये सेपरेशन वर्ड यहाँ पे लिखा है, लेकिन उसमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन था। बात को याद रखना। किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इंडिया में है, और यहाँ पे बात करता है कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन किसके किसके बीच में? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का बात करता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या बात करता है? ये तो सीधा सीधा सेपरेशन की बात करता है। और सेपरेशन की बात करता है तो किसके किसके बीच में? 2 ऑर्गन्स के बीच में। किसके बीच में? 2 ऑर्गन्स के बीच में। कौन सा? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। कोई दिक्कत यहां तक? ये बात करता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल है या फिर पार्लियामेंट्री वाला है? कौन सा है? पार्लियामेंट्री। पता है कभी कभी एक शशि थरूर का नाम सुना है आप लोगों ने? शशि थरूर जी एक बार आर्टिकल लिखे थे, मैंने पढ़ा था, द हिंदू में था, कि अब जो है भारत को पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ओर मूव कर जाना चाहिए। बोला सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर दल बदल बहुत चलता है, जो जिसके साथ गया रूठा चला गया। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल में क्या होता है अमेरिका में कि एक बार आप वोट दीजिए, सांसद चुने गए, विधायक चुने गए, उसके बाद वोट देकर के राष्ट्रपति बनाइए, उसके बाद आपका पूछ खत्म। वो 3 साल के 4 साल के लिए फिक्स। तो यहाँ पर भी वैसे होना चाहिए कि एक बार राष्ट्रपति या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आया जाए तो ये जो खरीद फिरोत या सरकार गिरने गिराने वाली जो बात होता है ये नहीं होगा। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट वहां पे लॉजिक दिया जाता था। ठीक है, तो वही बोल रहा था कि अब जो है हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ओर मूव करना चाहिए क्या? तो ये सब आप लोगों को नहीं समझना है। ये जुडिशरी में भी आप लोगों ने पूछेगा, सिविल सर्विस वगैरह में सवाल इस तरह का पूछा जाता है। यहां तक समझ में आया चीजें? अब यहाँ पे देखो बाबू क्या बोला गया है कि ऑर्गन्स वेयर द एग्जीक्यूटिव इज नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। यहाँ पे 2 बातें ध्यान से समझो। मैंने यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे बात किया, किसका बाबू? पार्लियामेंट्री का। और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल, कौन सा है? प्रेसिडेंशियल। ठीक है, 2 है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन किसके किसके बीच की बात करता है बाबू? एग्जीक्यूटिव के बीच का, यही तो है। और किसके बीच का? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। नहीं, जुडिशरी को तो छूना ही नहीं है, जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के साथ दोस्ती करके नहीं चलेगा। तो तुम बात करेगी क्लास में तो क्या होगा? देखो बाबू यहां तक समझो, अब ध्यान से समझो। यहाँ पे एक बात देख लो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करता है बाबू कि लेजिस्लेचर या फिर हमारा एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे क्या चीज का बात करता है? सेपरेशन की बात करता है। क्या बात करता है? सेपरेशन की बात करता है। अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर मंत्री वगैरह क्या एग्जीक्यूटिव में आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं बाबू। अब क्या यहाँ पे कहा जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि एग्जीक्यूटिव इज, यहाँ पे ई का मतलब समझ जाओगे, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल। क्या बोल रहा हूं? आंसरेबल मतलब आंसरेबल है या फिर रेस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबू? रेस्पॉन्सिबल है। रेस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? टू द लेजिस्लेचर के प्रति। किसके प्रति? लेजिस्लेचर के प्रति। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव जो है वो किसके प्रति आंसरेबल है? लेजिस्लेटिव के प्रति। बात समझ में आ रहा है कि कोई मंत्री कुछ काम किया, कोई डीसी एसपी कोई भी काम किया, तो अगर अगड़म सगड़म बगड़म कुछ भी उल्टा सीधा काम किया, तो जब सदन चलेगा
जब सत्र चलेगा तो उस मंत्री को आंसर करना पड़ेगा, किनको? लेजिस्लेचर में, सभा में जाकर के बताना पड़ेगा अगर सवाल पूछा गया तो। बात समझ में आया? ये होता है कि एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये सवाल कई दफा पूछा गया है, हर एक एग्जाम में, आप में भी पूछा जा सकता है। तो यही बात यहां पे लिखा हुआ है कि वेयर एग्जीक्यूटिव इज नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, किस वाले संबंध में? यहां पर ये आंसरेबल नहीं होता है। यहां पे होता है क्या? एग्जीक्यूटिव इज नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। यस, होता है। इसीलिए तो हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दूसरा नाम में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आप अगर कोई पूछे कि इसको रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। वो जवाबदेही होता है किसके प्रति? विधानसभा, लोकसभा के प्रति। बात समझ में आया? अब यहां पे आप लोग थोड़ा सा एक और फीचर्स जान लीजिए, यहीं पर है लिखा हुआ, समझाते हुए चलते हैं। यहां पे बोल रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, पार्लियामेंट्री सिस्टम को और भी हम लोग कई नामों से जानते हैं। क्या क्या नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जा सकता है आपको। पहला लिखा हुआ है वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। क्या लिखा हुआ बाबू? वेस्टमिंस्टर। क्या बोलते हैं? मिंस्टर, मिनिस्टर नहीं बोलना है, मिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। अब सर ये मतलब क्या हुआ? आप लोग मुझे बताओ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिए? जब सोर्स पढ़ रहे थे तो इंग्लैंड से लिए हुए, ब्रिटेन से। तो जहां पे पार्लियामेंट उनका है, किनका? इंग्लैंड का, उस जगह का नाम है वेस्टमिंस्टर। इसीलिए हम लोग उसको बोल देते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। किसको? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या? उसका सीनेट है और उसका हाउस ऑफ द, है ना, हाउस ऑफ द कॉमन यहाँ पे कांग्रेस बोलते हैं उसको। देखो यहाँ पे हो गया। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिबल बोलते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो कैबिनेट भी बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं। इसी को बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं इसी को। अब यहां पे समझ लीजिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट। कल इसके पहले भी क्लास में बताया था कि पार्लियामेंट वर्ड सुन करके ये मत सोच लेना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ केंद्र में ही लागू होता है। वो प्रकार जो है सरकार को चलाने का जो तरीका है वो राज्य में भी लागू होता है। यहां पर भी सीएम होते हैं, वहां पे प्रधानमंत्री होते हैं, वहां राष्ट्रपति होते हैं, यहाँ गवर्नर होते हैं। फंक्शन करने का जो तरीका है वो हमारा राज्य में भी लागू होता है। कौन सा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बात समझ में आ रहा है? यहां पे दिमाग कंफ्यूज नहीं करना। ये मत सोच लेना कि सर पार्लियामेंट्री का मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र में सरकार चलाने की जो व्यवस्था है, अब उसको समझ में आ रहा है? यहाँ पे वही बात लिखा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट ओनली एट सेंटर, न सिर्फ सेंटर में है बट कहां पर भी है? ये स्टेट में भी है। क्या? किससे? बजट। देखो जब इमरजेंसी लग जाता है तो सारा का सारा, कहां पे इमरजेंसी लगने की बात कर रहे हो? राज्य में या फिर पूरा नेशन में? मान ली राज्य में अगर लग गया तो राज्य का तो सारा सरकार किसके पास शिफ्ट हो जाता है? पावर राष्ट्रपति के पास। ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताना वहां पे भूल गया कि जब कभी भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगता है तो राज्य का सब पावर कहां पे शिफ्ट हो जाता है? इसका मतलब है कि हमारा देश फेडरल होने के साथ साथ में यूनिटरी फीचर्स भी रखता है। और यूनिटरी कब बन जाता है? जब देश में इमरजेंसी लग जाता हो। ठीक है। और राज्य में जब इमरजेंसी लग जाएगा तो राज्य को संचालित करने का जो प्रोसेस होगा, विधि व्यवस्था होगा, वो केंद्र डिफाइन करेगा। और केंद्र डिफाइन करेगा और केंद्र का जो एजेंट के रूप में जो काम करेगा, केंद्र का जो एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करेगा, वो गवर्नर काम करेगा। ठीक है। और देश में जब इमरजेंसी लग जाएगा तो उस वक्त भी जो है हमारा कैबिनेट भंग नहीं होता है, सरकार भंग नहीं होता है। ठीक है। वो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा राज्यों का पावर जाकर के शिफ्ट हो जाता है सिर्फ केंद्र के पास, और केंद्र अपना सब काम करेगा, आपके हाथ में कोई भी चीजें नहीं छोड़ेगा। देश में नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये नहीं हुआ कि सभी राज्यों में लगा देना, हो सकता है किसी किसी पर्टिकुलर हिस्सा में भी लग सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए अगर वो राष्ट्रपति शासन अगर लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन में ना, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उसी वक्त तो हमारा चुनाव भी तो होगा।
जब मान लीजिए भंग हो गया है विधानसभा, तो विधानसभा जब भंग हो गया है तो हमारा चुनाव भी तो होगा नया सरकार बनाने के लिए। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब दोनों में से कोई पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है, तभी तो। लेकिन जब बना लेगा तब तो ठीक है, और नहीं बना पाया तो कुछ दिन के बाद क्या होता है कि फिर से चुनाव करवाना पड़ता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? देखिए 6 महीने के अंदर आपको, ये डिपेंड भी करता है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे अलग अलग केसेस आप देखें, कर्नाटक का केस है, महाराष्ट्र का केस है, पुणे का केस है, अलग अलग राज्यों में समटाइम क्या होता है कि मान लो कि 40 विधायक का चुनाव है बाबू, और 40 विधायक में 3 पार्टी आ गया है, एक पार्टी के पास 10 है, दूसरे के पास मान लीजिए कितना है 15 है, कितना हो गया 25 हो गया, और एक और पार्टी मान के चलिए कि यहाँ पे 5 है, उसके बाद कितना बचा 20 हो गया, 30 हो गया, फिर यहाँ पे 10 है। अब बताओ कि इसमें से सरकार बनाने के लायक कोई पार्टी है क्या? कोई नहीं है, क्योंकि 20 प्लस होना चाहिए। इसका मतलब 21 विधायक जिसके पास होगा वही तो सरकार बनाएगा, लेकिन क्या किसी के पास है? नहीं है। अब एक बात बताओ कि इस सिचुएशन में सरकार कौन बनाएगा? मेजोरिटी वाला, लेकिन यहाँ पे तो किसी के पास तो है नहीं। तो यहाँ पर एक बार क्या हुआ कि ये 5 वाला चला गया किनके पास? गवर्नर के पास। बोला कि मैं सरकार बना रहा हूं। बोला तुम कैसे बनाओ, 5 ही तुम्हारे पास? बोला मैं इन सब से दोस्ती कर लिया हूं। ठीक है, बोले यार तुम 5 होकर के इतना हिम्मत कर लिया है कि 15 वाला कुछ नहीं बोलने आया। तो कभी कभी लोग हल्ला करता है कि नहीं, गवर्नर को चाहिए था कि किसको पहले बुलावे, 15 वाले को, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी जा करके प्रपोजल दे सकता है कि मैं क्या बना रहा हूं, सरकार बना रहा हूं। तो यही बात है ना। इस मान लीजिए इस सरकार, ये जो पार्टी है, इस पार्टी का 5 ही मान लीजिए एमएलए आया, ठीक है, लेकिन इसका सबके साथ अच्छा बन रहा था, ये भी तो हो सकता है। और ये दोनों के साथ में लाइजनिंग कर लिया और मिला लिया, बोला कि तुम लोग को मंत्री को परिषद दे देंगे, सरकार हम हमारा खाली मुख्यमंत्री का पोस्ट हम रखेंगे। ठीक है, तो इसी में सवाल भी आता है, सुप्रीम कोर्ट में केस किया जाता है कि क्या यहाँ पे जो साझा नंबर ऑफ सीट लाया उसको ऑफर करना चाहिए। बोला ऑफर कैसे करोगे, सबका तो हालत एक ही जैसा है, कोई सरकार बनाने के लायक ही नहीं है। तो जो भी पहले आ सकता है, अपने मेजोरिटी को दिखा सकता है, वो सरकार बना लेगा। इस अलग अलग केसेस में सब चीज देखते हैं हम लोग। अब देखो फीचर्स के बारे में क्या है, फीचर्स फटाफट यहाँ पे देख लीजिए 2 मिनट में, अब उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। क्या बोल रहा है फीचर्स में कि प्रेजेंट, अब मान लीजिए हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर्स क्या है बाबू। अब आप लोग बताइए कि भारत में जो हमारा है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास एक होते हैं कौन, पीएम होते हैं, दूसरा में क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं या नहीं। ये हो गया केंद्र की बात। क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ केंद्र में चलता है क्या? नहीं, स्टेट में, तो स्टेट में हमारे यहाँ पे किधर होंगे, सीएम होंगे, यहाँ पे कौन होंगे, गवर्नर होंगे। अब यहाँ पे जो बात कहा जा रहा है इसके फीचर्स का, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। अब यहां समझ लो, प्रेजेंट ऑफ रियल एंड नॉमिनल। अब जो पीएम होते हैं ये रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। क्या होते हैं बाबू, रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। यहां पर भी जो होते हैं सीएम, वो क्या होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। अब रियल का मतलब कि दूसरा में ऑपोजिट में क्या लिखेंगे, नॉमिनल। क्या लिखेंगे बाबू, नॉमिनल। ये कैसा है, ये नॉमिनल है, ये नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव हेड है, क्योंकि ये काम करेंगे किनके कहने पर, पीएम के कहने पर। तो इसी तरीके से ये भी जो होते हैं ये नॉमिनल हेड, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ये फीचर्स हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। समझ में आया ये चीजें। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है कि मेजोरिटी ऑफ द पार्टी रूलिंग। कहने का मतलब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जिसके पास क्या होगा, मेजोरिटी होगा, वही पार्टी क्या करेगा, रूल करेगा, वही सरकार चलाएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही तो विशेषता है कि जिसके पास मेजोरिटी है वही सरकार चलाएगा। अब आगे की ओर क्या कहता है कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। अब इसका मतलब क्या है बाबू, समझ लो। क्या लिखा हुआ वर्ड, कलेक्टिव लिखा हुआ है। क्या है वर्ड लिखा हुआ, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसका, रेस्पॉन्सिबिलिटी बाबू एग्जीक्यूटिव का। और ये एग्जीक्यूटिव किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है, लेजिस्लेटिव के प्रति। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लो ध्यान से, कलेक्टिव वर्ड लिख दिया गया है सर। कलेक्टिव का मतलब क्या है, सेंस। अब एक बात बताओ कि देश में या फिर राज्य में, देश में पीएम है
और राज्य में कौन है, सीएम है। अब मान लीजिए कि कोई पीएम है, सीएम है, या फिर मिनिस्टर्स है, क्या है बाबू, मिनिस्टर्स है, यहाँ भी मिनिस्टर्स है। अब मान लो इस सरकार का कोई मिनिस्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर, अगर कोई गलती करता है, कोई मिस्टेक करता है अपने शासन व्यवस्था में, तो ये आंसरेबल किसके प्रति होता है, लेजिस्लेचर के प्रति। और जब ये मिनिस्टर्स को गलती करता है, जब जवाब देने की बारी आता है, तो ये सरकार के सभी मंत्री के साथ साथ में सभी मेंबर और सीएम भी जिम्मेदार होते हैं आंसर देने के लिए कलेक्टिवली। बात समझना, जब मंत्री अगर जवाब नहीं दे पा रहा तो सीएम को जवाब देना पड़ेगा। बात समझना, एक ये पॉइंट को याद रखना। सेम कंडीशन यहाँ केंद्र में भी होगा। अब यहाँ पे एक ये भी बात कहा जाता है कि मान लो कि पीएम जो है वो क्या दे दिए, रिजाइन दे दिए। क्या दे दिए बाबू, रिजाइन दे दिए, इस्तीफा दे दिए। सीएम क्या दे दिए, रिजाइन दे दिए। अब यहाँ पे जब सीएम रिजाइन दे दिए और कोई यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर्स है, यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर्स है, बोलेगा अरे सीएम ने रिजाइन दिया है ना, मैंने तो रिजाइन नहीं दिया है। शिक्षा मंत्री रिजाइन थोड़े ना दिए हैं, रिजाइन कौन दिए हैं, पीएम दिए हैं और सीएम दिए हैं। अब ये क्या बोलेंगे, हम तो अभी भी शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, हमारे पीएम ने दिए थे। तो ऐसा होता है क्या, इसीलिए बोला गया कि ये कलेक्टिव है। अगर आपका मुखिया ही नहीं है, आपका अगर पीएम ही नहीं है, इस्तीफा दे दिए हैं, और आप बोलोगे हम कृषि मंत्री बने हैं अभी, तो कहाँ दिए हम तो रिजाइन नहीं दिए। तो ये आपका क्या हो, यहाँ पे क्या बोलते हैं, डूबोगे एक साथ तैरोगे एक साथ। इसी को बोला जाता है टुगेदर स्विम एंड, क्या बोल सकते हैं, सिंक। सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना, और स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना। यही बात कहा जाता है कि तैरोगे एक साथ, डूबोगे एक साथ। ये होता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात। नहीं, अब जब पीएम रिजाइन ही दे दिए, ठीक है, तो उस टाइम का तो सब भंग हो गया। अब कोई नया, क्या बाबू, हाँ, नया जो शपथ लेंगे, तो अब वे जब शपथ लेंगे तो फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन होगा, फिर से हेरा फेरी फेरबदल हो सकता है, चेंज हो सकता है उसका पोर्टफोलियो, उसका प्रोफाइल चेंज हो सकता है। बात समझ में आया चीजें, पक्का। अगर पीएम ने रिजाइन दे दिया, सीएम ने रिजाइन दे दिया, वो बोला कि नहीं हम शिक्षा मंत्री हैं, अभी भी हम झारखंड में शिक्षा मंत्री हैं। अरे आपका जब वही नहीं है, हेड नहीं है, तो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल का मतलब तो यही हुआ ना कि सभी को जवाबदेही है। हाँ, वो देखो हेड बने हुए हैं, वो रिसफल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं वो, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब है प्रोफाइल का रिसफल होते रहेगा, हो सकता है चेंज कर दे, मिनिस्ट्री इसको दे दे, उसको दे दे, ठीक है। लेकिन अगर हेड ने अगर दे दिया रिजाइन, सभी लोग डूब जाएंगे, समझ गए। और हेड अगर चल रहे हैं तो सभी लोग स्विम करेंगे, ठीक है। यहां तक ये इसका सेंस हुआ। अब यहां पे समझिए कि मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। अभी मैंने क्या बताया कि लेजिस्लेचर में जो भी एमपी बने हैं या एमएलए बने हैं, उन लोगों का मेंबरशिप कार्ड भी बनता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आईडी कार्ड बना हुआ है। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। लीडरशिप किनके द्वारा चलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, या फिर राज्य में चलता है तो किनके द्वारा, सीएम के द्वारा। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए कि डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, यानी लोकसभा और असेंबली। अब देखो यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात यह है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है बाबू, डिसोल्यूशन होता है। क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। क्या लिखा हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। अच्छा बाबू बताओ, लोअर हाउस किसको बोलते हैं, लोकसभा को। अपर हाउस किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। तो कभी, अच्छा यहाँ पे एक सवाल आप लोग ध्यान से रखना याद, कि क्या डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा लिखा हुआ है, क्या डिसोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा लिखा हुआ है, नहीं। क्या राज्यसभा का कभी विघटन होता है, क्या होता है, नहीं होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है बाबू, भंग होना। तो किसका भंग होना, लोकसभा का। लोकसभा भंग होता है तो पूछे कि बताओ राज्यसभा भंग होता है, तो क्या जवाब देना है, हो गया, आ रहे हैं सर। राज्यसभा क्या होता है बाबू, भंग नहीं होता है। और लोकसभा का जो मेंबर होते हैं कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए। और राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए। और ये परमानेंट हाउस होता है और ये टेम्पररी हाउस होता है, ये बीच में भी टूट सकता है, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे कहा गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स में ये डिसोल्यूशन भी होता है, भंग भी होता है। कौन सा सभा, लोकसभा। अगर केंद्र में है तो लोकसभा, और राज्य में है तो कौन सा सभा, विधानसभा बाबू, विधानसभा। राज्यसभा तो केंद्र में ही है, लोकसभा राज्यसभा। अब यहां तक हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि डिफरेंस फ्रॉम, हाँ बिल्कुल बन सकता है,
कैसे नहीं बन सकता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो देखो डिफरेंस फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब हम लोग देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिए थे बाबू? ब्रिटिश से लिए हुए हैं। लेकिन क्या हम लोगों ने पूरा हु बहू कॉपी पेस्ट कर लिए हैं क्या? नहीं किए। यहां अगर बात समझ गए उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। समझिए क्या डिफरेंस है बाबू। पार्लियामेंट्री इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, मतलब क्या होता है इसका मतलब? सॉवरेन का मतलब संप्रभु होता है, जिसका मालिक खुद हो, इसके ऊपर कोई मालिक नहीं हो। इसका मतलब है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है, किसका पार्लियामेंट बाबू? इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो अपने आप में सॉवरेन नहीं है। नॉट सॉवरेन, पार्लियामेंट बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशन और देश तो सॉवरेन है ही, और सॉवरेन का मतलब जो अपना मालिक खुद हो। क्या पार्लियामेंट को अगर मालिक बना देंगे तो जैसा मन तैसा कानून बना देगा? कोई इसके ऊपर हस्तक्षेप कर सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि लाओ कौन सा कानून बनाए हो चेक करो जरा? नहीं बोल सकता है। इसीलिए क्या हमारा पार्लियामेंट सॉवरेन है बाबू? नहीं है। नहीं है पगला कहेंगे। रहता सॉवरेन तो इस पर तो हाथ ही नहीं लगा सकता था कोई। बोलता मेरे ऊपर कोई डोमिनियन किसी का नहीं है, मैं किसी के नीचे नहीं हूं, मैं अपने आप में क्या सॉवरेन हूं। लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून का समीक्षा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बुला लेता है। इसका मतलब हमारा पार्लियामेंट क्या नहीं है? सॉवरेन नहीं है। अब ये मत बोल देना कि भारत सॉवरेन नहीं है। सर भारत तो सॉवरेन है, पार्लियामेंट नहीं है। वरना पार्लियामेंट तो तानाशाही दिखाकर कोई भी कानून बना देता, बोलता सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछने वाला नहीं है, मैं को पूछेगा। लेकिन हम लोग ने ऐसा नहीं रखा। लेकिन ब्रिटेन में क्या है? पार्लियामेंट क्या है बाबू? सॉवरेन है। तो हम लोगों ने पूरा पूरा कॉपी पेस्ट किया क्या? नहीं किया। वहां पे पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया, सुप्रीम कोर्ट भी उसको हटा नहीं सकता है। क्लियर है यहां तक? ये डिफरेंस है। पार्लियामेंट भले लिए वहां से हम लोग सिस्टम, लेकिन ये डिफरेंस है। नेक्स्ट में क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इज ए सॉवरेन बॉडी, और ब्रिटिश का क्या है? ये ब्रिटिश का हमारा क्या है? पार्लियामेंट अपने आप में क्या है? सॉवरेन है। समझ में आ गया? क्लियर? एक फीचर्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा खाली केवल दिखा देते हैं, कल पढ़ाएंगे तुम लोग को। यहाँ पे एक है जो हमारा सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशरी सुपरमेसी। हमारे यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सुपरमेसी मतलब सर्वोच्च है अपने आप में, बहुत कुछ नहीं है, और पार्लियामेंट भी अपने आप में सॉवरेन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है सर? हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इज द अबव, नो वन इज द, नो बॉडी, नो इंस्टीट्यूशन, नो पार्लियामेंट, कोई भी अबव या ऊपर नहीं है। किसके ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के छत के नीचे है, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। इसीलिए बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का सिंथेसिस है। सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका में, वो अपने आप में सुप्रीम है, समझना, सुप्रीम है वहां पर। और पार्लियामेंट अपने आप में सॉवरेन है, कहां पे? ब्रिटेन में। लेकिन हम लोगों ने क्या किया बाबू? लोग बोल देता है कॉपी पेस्ट कर दिए हैं सर दूसरे कंट्री का ला करके संविधान को। नहीं, हम लोगों ने बहुत चीजों को मॉडिफाई किया है, चेंजेस किया, उसके बाद लिखा है संविधान को। तो हमारा इंडिया का जो है क्या नहीं है बाबू? ना तो हमारा पार्लियामेंट सॉवरेन है, और ना सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुपर पावर है। सुपर पावर अपने आप में कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है? क्लियर यहां तक? कल ये सब बात करेंगे। आप लोग तुरंत पढ़िएगा, इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है। देखो अभी तक 5 ही गए हुए हैं, लेकिन जितना पढ़ा दे रहे हैं, जितना बता दे रहे हैं, इतना अगर आप लोग ऐसे समझ लेंगे, ऑब्जेक्टिव आप लोग बहुत अच्छा से लगा लेंगे। और ऑब्जेक्टिव वाला जो भेजे हैं वे भी आप लोग देखते रहिएगा। बाकी वो सब एमसीक्यू हम करवा देंगे बाद में, ठीक है? करवा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे रखते हैं आज क्लास। ठीक। थे क्या? गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए बैठ जाइए।
ऑनलाइन में? कोई नहीं किया है। कैसे नहीं है? समीक्षा स्वाति ऑनलाइन। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए हम लोग, हाँ मैं कमेंट नहीं कर रहे थे लेकिन है, ज्वाइन है। आवाज जा रहा है? समीक्षा बताइए तो। क्या चीज? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। यहां से क्वेश्चन रहेगा, देखिए 1 से 2 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो रहेगा मैथ में। 20 से ज्यादा टॉपिक है, बताइए तो एक टॉपिक से कितना ज्यादा क्वेश्चन सोच रहे हैं? 4-5 क्वेश्चन? नहीं ना, देखो ध्यान दो इधर, ये टॉपिक से एक क्वेश्चन रहेगा समझने का। ये भी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, लेकिन उससे थोड़ा सा यहाँ पे, अब इस पीडीएफ में देखिए बहुत लंबा पीडीएफ है, इसीलिए अपना पीडीएफ जो क्लास वाला होता है आप लोग को देते हैं, परेशान उसी में हो जाएंगे। तो हर टाइप से हम कुछ कुछ क्वेश्चन बता देंगे, आप लोग कुछ कुछ क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आ रहा है ना? तो देख रहे हैं बहुत लंबा पीडीएफ रहता है मेरा, हर टॉपिक का इतना इतना लंबा रहता है। तो हर टाइप से आपको कुछ कुछ बता देंगे, ताकि आप उसको ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से एक बार बना करके देखिएगा। हम क्वेश्चंस भी भेज देंगे, ठीक है? देखिए सबसे पहले समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ को, थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद आते हैं यहाँ पे। क्या चीज? हाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ, हेडिंग लिखिएगा एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएफ? कौन बताएंगे, बताओ। हाँ हेलो, ठीक है। तो बताओ एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन, चलिए ठीक है, आवाज जा रहा है। लोवेस्ट कॉमन, देखो ध्यान दो, यहाँ पे 2 चीजें होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इधर देखो, इधर इधर हल्ला नहीं करो, इधर शांत रहना। देखो क्या कि बहुत लंबा टॉपिक है और समय भी सर जो है थोड़ा सा ज्यादा ही ले लिए अपने, ठीक है ना? हम यदि पहले शुरू करते थे ना, तो हम पहले शुरू करते थे तो पहले बोलते रहते, तो हो गया सर। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो सिंपल समझना, इधर 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 बाद में गप करना। एलसीएम एंड एचसीएफ में, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं एचसीएफ को, किसी को पता है? एचसीएफ को एक और नाम से जानते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर आपको जीसीडी बोले, सोचना कि एचसीएफ का ही बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? एचसीएफ का ही बात हो रहा है। एलसीएम देखो, ये हमको सबको पता है कि लिस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो सभी में रहे, तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो सभी में रहे ही ना। यहाँ पे 2 डिफरेंट दिख रहा है, एक मल्टीपल और एक फैक्टर। तो बताओ तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर? इसी से पूरा एलसीएम और एचसीएफ समझना है। मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझो। बताओ कौन बताएंगे कि मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्या है? देखो, आप लोग को नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए समझाए भी थे कि नहीं समझाए थे? नहीं समझाए थे कि समझाए थे? बताओ। नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए नहीं समझाए थे उस दिन? अब देखो ध्यान दो, तो वही फैक्टर है। मल्टीपल और फैक्टर में देखो क्या दिक्कत हो, डिफरेंस क्या है? मल्टीपल और फैक्टर, अगर मान लेते हैं कि एक नंबर ले लिए 20, और इस 20 का हम दोनों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? मल्टीपल भी लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं? फैक्टर भी। तो मल्टीपल जो होता है इनफिनाइट होता है, कहने का मतलब 20 इंटू 120, 20 इंटू 2 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर इस तरह से। इसका कहीं अंत है क्या? मल्टीपल का कहीं अंत है? लेकिन फैक्टर का बात करें तो फैक्टर मतलब वो हो गया डिवाइजर, यानी कि 20 किस किस नंबर से कट जाएगा वही निकालना है। तो किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। तो फैक्टर तो कांस्टेंट होता है ना, फैक्टर को काउंट किया जा सकता है कि नहीं? इसलिए तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कॉन्सेप्ट भी है, नंबर ऑफ मल्टीपल निकालने के लिए कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग एचसीएफ में क्या देखते हैं? फैक्टर को देखते हैं, और एलसीएम में क्या देखते हैं? मल्टीपल को। और इसमें से देखो 2 नंबर अगर रहेगा और उसका मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन होगा, क्या कि मल्टीपल में बड़ा निकालना पॉसिबल है?
जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे बड़ा मिलते जाएगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। तो इसमें क्या है कि सबसे लोवेस्ट मल्टीपल हमको छांटना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एलसीएम। और एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट फैक्टर देखना होता है। तो मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आया, किसको किसको नहीं आया जल्दी बताओ। कोई ऐसा है जिसको मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस नहीं समझ में आया है? उधर मल्टीपल क्या होता है बताओ, यानी किसी भी नंबर का मल्टीपल करेंगे तो जिसे क्या हम लोग जो टेबल पढ़ते हैं तो एक तरह से क्या है, मल्टीपल ही है। और फैक्टर मतलब वो किस किस नंबर से कट जाएगा, समझ आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, इसको कहते हैं क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर और फैक्टर एक ही होता है, डिवाइजर और फैक्टर दोनों एक ही होता है। एलसीएम का बात करें, देखो अगर हम लोग किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं अगर, ठीक ना, अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और हमको एलसीएम का क्वेश्चन है कि एचसीएफ का क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन एलसीएम का है कि एचसीएफ का है? तो ध्यान में रखना, अगर हम जब क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो उसमें अगर पढ़ने के दौरान अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमको यहाँ का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब एलसीएम, यानी कि डिविडेंड निकालना है, इसका मतलब एलसीएम। एलसीएम वैसा नंबर होता है जो बाकी जो दिया गया नंबर है उन सभी से डिवाइड होना चाहिए, उन सभी से डिवाइड होना चाहिए। यानी कहेगा कि बताओ वह छोटा से छोटी संख्या क्या है जो 20, 30 और 40 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। इसका मतलब वो जो नंबर हमको पूछा जा रहा है वो नंबर 20 से भी कटना चाहिए, वो नंबर 30 से भी कटना चाहिए और वो नंबर 40 से भी कटना चाहिए, यही ना। यानी कि हमको क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। क्या निकालना है? तो जब भी डिविडेंड का बात करेगा इसका मतलब सोचना हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और जब ये आपको एचसीएफ का बात करेगा तो ध्यान में रखना कि डिवाइजर्स होता है। क्या होता है ये, यानी कि हमको यहाँ का वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। इसे अगर कहेगा देखो 5, 10 और 15 का एचसीएफ निकालो, किसका किसका, 5, 10 और 15 का एचसीएफ निकालो। इसका मतलब वैसा नंबर जो 5 को भी डिवाइड कर सके, वैसा नंबर जो 10 को भी डिवाइड कर सके और वैसा नंबर जो 15 को भी डिवाइड कर सके। यानी कि हमको यहाँ का वैल्यू निकालना है, डिवाइडर निकालना है। तो जब भी डिवाइजर निकालना होगा तो एचसीएफ, डिविडेंड निकालना होगा तो एलसीएम। ये समझ में आ गया कि दिक्कत है किसी को? इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे जब बात होगा तो क्या होता है एचसीएफ, यहाँ का जब बात होगा क्या होगा, एलसीएम होगा। इसका डिफिनेशन नहीं लिखना है एलसीएम क्या है कि एचसीएफ क्या है, समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक छोटा सा नंबर हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि छोटा ही नंबर ले लेते हैं 20, 15 और 30। इसका हम एलसीएम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, किसको किसको पता है? एकदम छोटा नंबर लिए, कितना तरीके से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं पहले समझते हैं। कितना तरीके से? पहला देखो मेथड 1, सिंपल समझना। पहला जो होता है कि डायरेक्ट एलसीएम अगर आप लोग को पूछ रहे निकालने के लिए कितने तरीके से इसका हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो सबको पता होगा, कौन सा तरीका बताओ? पहला तरीका सबको पता है कि सर कुछ नहीं करना है, इसमें क्या कर देना है, मिनिमम 2 डिवाइड होना चाहिए, कटना चाहिए, पता है ना। तो बताओ इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे कितना बार में, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6। सर फिर 2 से 1 चल जाएगा, एक बार जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा बताओ, 2, 3 और 3, और ये फिर 3 से जाएगा कि नहीं, तो जाएगा 2, 1, 1। अब ये नहीं जाएगा, इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बताओ, 10 इधर और 6 इधर, कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये तरीका तो सबको आता है कि नहीं आता है, सबको आता है। अब देखो ध्यान देना, सिंपल देखो इधर दूसरा तरीका इसमें हम देखेंगे। एलसीएम में क्या होता है कि जो भी नंबर्स का हमको एलसीएम निकालना है, जो भी नंबर का क्या निकालना हो एलसीएम, इसमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 30, इससे छोटा कभी एलसीएम नहीं होगा। समझ क्या कह रहे हैं, नहीं समझ आया? इस नंबर में जितने भी जो भी नंबर का हमको एलसीएम निकालना हो उसमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उससे छोटा कभी भी एलसीएम नहीं होता है। बोलो काहे नहीं होता है? अगर मान लेते हैं हम 30 से छोटा ले लेते हैं 25, तो 25 30 से ही नहीं कटेगा, कटेगा क्या? तो एलसीएम कैसे हो सकता है? तो ध्यान में रखना कि जो एलसीएम होता है तो उस जिस नंबर का हमको एलसीएम निकालना है उस नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, उससे छोटा कभी एलसीएम नहीं होगा। या तो वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा, या फिर क्या होगा उसका, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या कौन सा है 30, तो 30 एलसीएम तब होता जब 30 बाकी सभी संख्या से भी कट जाता। 30 देखो 15 से कट जा रहा है लेकिन 20 से कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। फिर हम इसका मल्टीपल चेक करेंगे, 32 जा 60 कितना होता है 60। अब 60 देखो 15 से भी कट गया, 20 से भी कट गया, इसका मतलब यही इसका एलसीएम है। यही क्या है
एलसीएम है। दूसरा कंडीशन क्या है? कंडीशन कि इसमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा उससे सभी छोटा एलसीएम नहीं होगा, या तो वही होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा। कंडीशन समझ में आ गया? तीसरा तरीका देखो ध्यान में, जो भी नंबर दिया हुआ रहता है उसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं बता दो? क्या चीज? मल्टीपल से। तो फिर हमको 90 जाएंगे, 120 जाएंगे, मतलब उसका मल्टीपल में से कोई एक होगा। समझ में आ रहा है? हम 20 और 15 का मल्टीपल चेक नहीं करेंगे, किसका चेक करेंगे? 30 का। एचसीएफ आएंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, एचसीएफ में भी जाएंगे। अब ये समझ में आ गया? तीसरा तरीका देखो ध्यान दो, जो भी नंबर है उसका क्या लिखते हैं हम? प्राइम फैक्टर। क्या लिखते हैं? प्राइम फैक्टर। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? 20 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5, लिख सकते हैं कि नहीं? 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ? 30 को लिख सकते हैं, देखो कितना होगा बताओ? 3 इंटू 2 इंटू 5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर लिखना यानी कि अभाज्य गुणनखंड की प्राइम नंबर से जिसका फैक्टर बनता हो उसी को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसा। अब इसमें जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, किसी को पता है? ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर। ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर। तो देखो यहाँ पे 3 टर्म आपको दिख रहा है, 3 में से देखो क्या क्या वैल्यू दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? 5। यही दिख रहा है ना? अब 2 का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 ही है, तो 1 ही रहेगा। 5 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो 1 ही हो जाएगा। यही इसका हो जाएगा एलसीएम। तो कितना हो जाएगा? देखो ये भी हो जाएगा 60। ये 3 तरीके से हम लोग जनरली एलसीएम को हम लोग फाइंड करते हैं। क्लियर है? एक तो पहला तरीका सबको पता था, दूसरा तरीका क्या है इसमें हम निकाल लेंगे। कभी कभी आपको ये आसान लगेगा, कभी कभी ये आसान लगेगा, कभी कभी आपको यही आसान लगेगा। समझ आ गया ना? तो ऑल फैक्टर, ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर कहने का मतलब समझ में आ गया? इसमें जितना भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो सभी को लेना है और उसका मैक्सिमम पावर को ले लेना है। क्लियर? तो वही क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी राइट डाउन करो इसको। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो। लिख लिए? चलिए, अगर हम इसी में इसका एचसीएफ का बात करें, सिंपल यही क्वेश्चंस में क्या निकालना है? एचसीएफ। इसी का अगर मान लेते हैं 20 ही है, 15 ही है और 30 ही है, इसी का क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का कितना तरीका हो सकता है? देखो ध्यान दो, क्या निकालना है? एचसीएफ। क्यों क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं कि नहीं? अब देखो ध्यान दो, इधर 20 का अगर पहला मेथड हम लोग देखेंगे तो हम लोग को पता है, क्या बताओ? एचसीएफ कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके निकालते हैं ना। किसी दो को इसमें डिवाइड करो, जैसे हम 20 से ही डिवाइड कर दिए किसको? 30 को। बताओ 1 बार में कितना जाएगा? 20 बच गया, कितना यहाँ पे? 10। अब देखो ये तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, यही नहीं करना होता है। फिर इस 10 से डिवाइड करेंगे 20 को, कितना आ जाएगा बता दो? 2 बार में 20 हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि अगर इसका और इसका हमको एचसीएफ पूछे तो कितना होगा? 10 होगा। अब जो यहाँ पे 10 आया उसी 10 से फिर हमको 15 को डिवाइड करना है। उसी 10 से किसको डिवाइड करना है? तो एक बार में यहाँ पे कितना जाएगा बता दो? 10, फिर बचा कितना? 5, और इस फिर 5 से किसको डिवाइड करना है? 10 को, तो हो गया कैंसिल। जैसे कैंसिल हो गया हमको पता चल गया कि इसका एचसीएफ कितना आने वाला है? 5 होने वाला है। आंसर कितना होगा? 5। तो ये तरीका सबको पता है कि नहीं? दूसरा तरीका किसको पता है बताओ? बोले दूसरा तरीका है क्या? दूसरा तरीका क्या है बताओ? देखो, जो भी अभी हम लोग जो उसको बताएं उसी तरीके से देखते हैं। इसमें कौन कौन सा नंबर है? देखो ध्यान दो, इधर एचसीएफ का जब बात होगा तो हम एलसीएम में भी क्या बोले थे? इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे छोटा कभी एलसीएम नहीं होता है, ये बोले थे। लेकिन अगर एचसीएफ का बात करेगा तो इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है उससे बड़ा कभी एचसीएफ नहीं होगा। हमारा क्या कह रहे हैं?
इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है उससे बड़ा कभी HCF क्या होगा? HCF उसमें से जो सबसे छोटा संख्या है, छोटा नंबर है, वही HCF होगा या फिर उसका फैक्टर होगा, वही होगा या फिर उसका। तो देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? सबसे छोटा कौन है? 15। तो बताओ 15 इसका HCF तब होता जब 15 से सभी कट जाता। 15 से ये कट जा रहा है, ये कट रहा है, लेकिन 20 कट रहा है क्या? तब इसका फिर फैक्टर को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? तो बताओ 15 का फैक्टर लिखेंगे तो 3 × 5 भी होगा। अब 3 और 5 में से बड़ा 5 है कि 3 है? तो हम 5 को पहले चेक करेंगे, इसको 5 को। अब 5 से देखो 20 भी कट जा रहा है, 15 भी कट जा रहा है, 30 भी कट जा रहा है, इसका मतलब इसका हो जाएगा HCF। इसका क्या हो जाएगा? HCF। समझ में आ गया? दूसरा कंडीशन क्या था कि जो भी नंबर्स दिया रहेगा उसमें से जो सबसे छोटा संख्या रहेगा, सबसे छोटा नंबर रहेगा, उससे बड़ा कभी HCF नहीं होता है। HCF वही होगा या तो फिर उसका फैक्टर होगा। सुना गया? वही कब होगा? जब वही से सभी कट जाता तो वही हो जाता, नहीं कट रहा है तो उसका फैक्टर को चेक करेंगे। क्लियर? कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुना गया ना? तीसरा कंडीशन देखो, इसमें ध्यान दो। तीसरा कंडीशन है इसमें, यहां पे जो सबसे इफेक्टिव है, इसी से जनरली आपको HCF निकालना है। कितना था बता दो? 20, 50 और 30। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन डिफरेंस नंबर के बीच का। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? 15। और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? 30। है कि नहीं? समझना, इसमें हम क्या ले लेंगे? नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस। अब इसमें जो लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस होगा, क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस जो होगा, HCF उससे बड़ा कभी नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? समझ में आया? यहां पे कह रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर से बड़ा कभी HCF नहीं होगा। इससे भी एक स्टेप यहां पे आगे गए कि जो लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस होगा उससे बड़ा कभी HCF नहीं होगा, या तो फिर वही होगा या उससे छोटा होगा। यानी कि जो HCF होगा, क्या होगा? HCF जो होगा वो क्या होगा बता दो? लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस से क्या होगा बता दो? छोटा। लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस से क्या होगा बता दो? छोटा होगा, या तो फिर क्या होगा? बराबर होगा। लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस से छोटा होगा या फिर क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? तो इसमें लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस क्या निकला आपका? 5। अब देखो 5 कब होगा? जब 5 से सभी कट जाना चाहिए। तो 5 से सभी कट जा रहा है कि नहीं? अगर नहीं कटता तो फिर हम क्या करते हैं? 5 का फैक्टर देखते। समझ में आ गया कि दिक्कत है? तो तीसरा कंडीशन क्या देखें कि नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस हम लेंगे, जो लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस होगा उससे बड़ा कभी HCF नहीं होता। क्लियर? फोर्थ कंडीशन, यहां पे फोर्थ कंडीशन, जैसे यहां पे 20 को हम लिख सकते थे क्या? 2 to the power 2 × 5 लिख सकते थे ना। 15 को क्या लिख सकते थे? 3 × 5। और 30 को क्या लिखते हैं बता दो? 2 × 3 × 5। ये नहीं लिखते हैं? यानी कि उसका क्या लिख दिए? प्राइम फैक्टर। क्या लिख दिए? प्राइम फैक्टर। क्या कर रहे हैं उधर? देखो ध्यान दो, क्या लिख लिए इसका? प्राइम फैक्टर। अब यहां पे देखो ध्यान दो, उसमें क्या लिखते थे? HCF के कंडीशन में, LCM के कंडीशन में क्या लिखते थे? ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर। यहां पे क्या होगा बताओ? कॉमन टर्म्स। क्या होगा? कॉमन टर्म्स एंड देयर मिनिमम पावर। मिनिमम पावर। कॉमन टर्म्स एंड देयर मिनिमम पावर। तो बताओ इसमें कॉमन कौन सा प्राइम नंबर दिख रहा है आपको? सभी में दिखना चाहिए। 2 सब में दिख रहा है क्या? इसमें है? नहीं है। 3 इसमें है? नहीं है। सिर्फ क्या दिख रहा है? 5 सभी में है। और 5 का मिनिमम पावर देखो एक ही है ना, यही इसका HCF। इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। लिख लो, जल्दी लिखो। कॉमन टर्म एंड देयर मिनिमम पावर HCF के लिए, ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर LCM के लिए। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिए। अगर हम बोलें a²bc⁻³ और abcd
और ए क्यू बी स्क्वायर सी का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। एलसीएम और क्या निकालो? एचसीएफ निकालो। बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, निकालो जल्दी बताओ। क्या हो जाएगा बताओ? एलसीएम क्या होगा बताओ इसका? अगर हम एलसीएम का बात करें, कैल्शियम के लिए क्या बोले थे? ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर। तो ऑल टर्म्स देखो, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा और डी भी आएगा, यही है ना। ए का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? 3। बी का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है ना। क्या चीज? तो सभी बोले थे कि ऑल टर्म्स लेना है, इसमें सभी लेना है, जितना भी आ गया वो सभी लेना है। अब देखो सी का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? 3 और डी का मैक्सिमम पावर सिर्फ यही दिखाती है। इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। अगर इसका एचसीएफ का बात करें, क्या बात करें? एचसीएफ का, तो इसका एचसीएफ में होता है कॉमन टर्म। देखो ए सभी में दिख रहा है तो होगा, बी भी सभी में दिख रहा है होगा, सी भी सभी में दिख रहा है होगा, डी सभी में दिख रहा है। क्या चीज है? तो सबको जोड़ देना है क्या? नहीं, मैक्सिमम पावर सिर्फ लेना है, जोड़ना नहीं है। जो सबसे ज्यादा पावर होगा उसी को लेना है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो ए का भी मिनिमम पावर कितना है? 1 है, बी का भी मिनिमम पावर कितना? 1 है और सी का भी मिनिमम पावर 1 है। तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ये दिक्कत है? बताओ फ्रैक्शन का हम एलसीएम कैसे लेते हैं और एचसीएफ कैसे लेते हैं? फ्रैक्शन का जो रहेगा उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? किसको किसको पता है? जल्दी बताओ। फ्रैक्शन का नहीं, देखो ध्यान दो, यहां पे सिंपल समझो। जैसे हम यहां पे बोले कि ए और बी एक फ्रैक्शन है ना, सी और डी एक फ्रैक्शन है, और मान लेते हैं कि 2 यार ई और एफ भी एक फ्रैक्शन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाले सभी को न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं ना। तो अगर हम इसका एलसीएम का बात करेंगे, किसका बात करेंगे? तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर ध्यान में रखना। और अगर हमको एचसीएफ लिखना है, क्या लिखना है? जो लिखना वही पहले। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लिख लो, फ्रैक्शन वाले। इसमें ऊपर वाला कि ये वाला? देखो इसमें क्या है, जैसे देखो ध्यान दो, अगर हम बोले 3/5, 7/9 या तो 11/13 का क्या निकालो? एलसीएम। क्या निकालो? अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये जो ऊपर है ना, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? यानी कि आपको एलसीएम निकालना है किसका? 3 का, 7 का और 11 का, डिवाइडेड बाय एचसीएफ निकालना है किसका? 5 का, 9 का और 13 का। तो जो फ्रैक्शन आएगा वही उसका एलसीएम होगा। यानी अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आया? इसमें एक और कंडीशन है, बताओ किसी को पूछे बताएंगे? बताओ अगर यहाँ पे 5/15 है तो क्या ये फ्रैक्शन का एलसीएम इस कंडीशन से निकाल पाएंगे? नहीं, जब तक इसको हम नहीं काट ले, यानी कि 1/3 को बनाना होगा पहले। यानी कि ये दोनों जो होना चाहिए, कौन सा वैल्यू? यानी कि यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना, इधर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये जो दोनों होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? को प्राइम पेयर। क्या होना चाहिए? को प्राइम पेयर। अब बताइए सर, को प्राइम पेयर क्या है? क्या होना चाहिए? को प्राइम पेयर। अब बताओ तो कोई प्राइम पेयर क्या है? को प्राइम पेयर यानी कि जो ऊपर वाला, यानी कि ए और बी का जो रिलेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? को प्राइम पेयर। सी और डी क्या होना चाहिए? को प्राइम पेयर। बोले को प्राइम पेयर क्या है? को प्राइम पेयर बताओ। हम यहां पे बोल रहे हैं 3/4 को प्राइम पेयर है कि नहीं है? ये दोनों आपस में को प्राइम पेयर है कि नहीं है? जल्दी बताओ। आपस में नहीं कट रहा है, नहीं है। यहां पे आप लोग को इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि प्राइम यूज हो रहा है, इसका मतलब सोच रहे हैं कि प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, यही ना। ये पेयर बना रहा है, प्राइम नंबर का बात नहीं कर रहा है।
ध्यान में रखना कि जिसका HCF 1 आता हो, जिसका HCF 1 आता हो वो हो जाता है को प्राइम पेयर। तो बताओ 3 और 4 का HCF 1 होगा कि नहीं होगा? 3 और 4 का HCF उसमें कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है ना। तो जब कोई कॉमन नहीं है तो वही कहलाता है को प्राइम पेयर। अगर हम बोलेंगे 7 और 10 तो ये भी है को प्राइम पेयर, क्योंकि इसके बीच में कोई भी डाटा कॉमन नहीं है। समझ आ गया? ऐसा नहीं कि सर 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर है क्या? तो यहाँ पे हम प्राइम नंबर नहीं कर रहे हैं, को प्राइम पेयर करने का मतलब सह अभाज्य जोड़ा आपको देखना है, यानी कि जिसका HCF 1 आता हो वही कहलाता है को प्राइम पेयर। समझ आ गया? तो जब हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं इसका फ्रैक्शन का, तो ये को प्राइम पेयर में होना चाहिए। इसका मतलब इसके बीच में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन रहेगा तो पहले छोटा रूप उसका बना लेंगे। समझ आ रहा क्या कह रहे हैं? लिख लो। तो 5/13 अगर रहेगा तो उसको 1/3 पहले बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 1/3। कॉमन कहां लेना है? जैसे 5/13 है, 15 है, तो इसका कॉमन कितना हो जाए? काट लेंगे पहले 1/3। अब हमको एलसीएम निकालने के लिए इस डाटा को यूज नहीं करेंगे। किसको करेंगे यूज? 1/3 को, क्योंकि इसका को प्राइम पेयर कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। यानी कि को प्राइम पेयर कहने का मतलब HCF कितना होने वाला है? 1। अब ये फिर कटेगा दोबारा? नहीं कटेगा। क्लियर? समझ आ गया? ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एलसीएम और HCF निकालने का सिर्फ तरीका। एलसीएम HCF में इतना ही डाटा नहीं है, सिर्फ एलसीएम HCF क्या समझे अभी, क्या होता है और निकालना कैसे है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना। अब देखो तो ध्यान दो इधर। हाँ बोलो। टाइप 1 का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं कि नहीं? सारा प्रैक्टिस करना। इसका क्या निकालना है? एलसीएम HCF हम भेज देंगे ग्रुप में। तो एलसीएम HCF ये नहीं भेजा हुआ है, ये निकाल सकते हैं कि नहीं? टाइप 1 सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं कि नहीं बताओ? ये क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। देखो इसका एलसीएम HCF होम भर जाता है, देख रहे हो उसको फोन में भी शिकायत है। अब देखो फ्रैक्शन वाला भी है, तो इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्यादा देखो ध्यान दो, हर टाइप से कम 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ज्यादा करेंगे तो आपके पास उतना समय नहीं है, आपके पास और भी सब्जेक्ट पढ़ने का है ना। अभी ऐसा थोड़ा कि सिर्फ मैथ ही पढ़ना है, तो पूरा नहीं, हर टाइप से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनाना है आप लोग को। ठीक है? देखिए इस तरह का है ना, आप लोग दिए अभी बताए ना, ये आपका जो सारा बन जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब ये भी देखो इसका एलसीएम निकालना, निकाल सकते हैं कि नहीं एलसीएम HCF? अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट इसमें बात चर्चा करें आगे। देखो अगर यहाँ पे देखो, ध्यान देना इधर, सिंपल एक छोटा से कितना समझे आप लोग को हम पूछ लेते हैं। बताओ 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? बताओ 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? गुड, बहुत अच्छा। बोले सर अब क्या बताया, क्या पूछ रहे हैं? चलिए बताओ 2 और -3 का एलसीएम कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी सोच और बताओ। हम शाम में लेते आ देंगे, जाएंगे अपने कंप्यूटर डाउनलोड करके लेते आ देंगे। कैसे बता, वही कहता है नहीं। लिख लिया, समझ में आया? बताओ इसका आंसर क्या होगा? कौन कौन बताए? आप लोग बताइए क्या होगा? 6। अब बताइए क्या समझाएं इतना देर और क्या समझे आप लोग? एलसीएम HCF में -6 की +6 की 6, सिर्फ 6 ना। गुड। एलसीएम क्या होता है बताओ? लिस्ट कॉमन मल्टीपल को चेक करते हैं हम लोग, है ना। बताओ इसका मल्टीपल लिखते हैं। 2 का मल्टीपल 4, 6, 8, 10, 12। इसका मल्टीपल लिख रहे हैं कि नहीं? बैठ जाओ, 2 मिनट बैठा, वहां बैठो, लिख लिए। इसका मल्टीपल लिखेंगे -6, -8, सॉरी -6, -9, -12, -15, -18, ये इस तरह से बताओ। अब बताओ इसमें से -6 बड़ा है कि -12 बड़ा है? -6 क्या बड़ा है? इसमें से कोई कॉमन मिलेगा कभी क्या?
तो कोई कॉमन मिलेगा नहीं तो एलसीएम निकलेगा ही नहीं, कांट बी डिटरमाइंड। क्या समझे? ध्यान में रखना क्या होगा आंसर, कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि नेगेटिव नंबर्स का एलसीएम नहीं निकलता है। ध्यान में रखना नेगेटिव नंबर्स का एलसीएम नहीं निकलता है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, नेगेटिव नंबर सिर्फ ओनली पॉजिटिव नंबर का ही एलसीएम निकालते हैं। नेगेटिव नंबर में देखो जैसे -3 और -4 ही ले लिए, इसका मल्टीपल लिखते जाएंगे, जैसे मल्टीपल लिखेंगे वैल्यू और क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा ना, और क्या होगा, छोटा होते जाएगा। जैसे आप बताओ इसका सबसे लिस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, मल्टीपल करेंगे तो इसका भी नहीं निकलेगा। तो नेगेटिव नंबर का एलसीएम निकालेंगे। बोलेंगे सर जब हम लोग सॉल्व करते हैं 5/2 5/7 -3/4 तो इसका सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, तो हम एलसीएम 7 और 4 का लेते हैं, 7 और -4 का नहीं लेते हैं। समझ आ रहा क्या करें, तो नेगेटिव नंबर्स का एलसीएम नहीं निकलता है। समझ आ गया कि नहीं आया, वही चेक कर रहे थे आप लोग क्या समझे मल्टीपल्स में। समझ आ गया कि नहीं समझ आया? किसी को पूछिएगा कि 2 और -3 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है, क्लियर है? अब देखिए ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा जल्दी, जैसे कोई भी नंबर का, देखो इधर कोई भी नंबर का अगर आपको रेशियो दिया रहे, क्या दिया रहे, रेशियो, जैसे किसी नंबर का रेशियो दिया हुआ है 1 to 3, क्या दिया रहेगा, अगर किसी भी नंबर्स के बीच का क्या दिया रहे आपको, रेशियो, यानी कि रेशियो दिया है, इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम पेयर है, क्या है, को प्राइम पेयर है कि नहीं बताओ, यानी कि इसका एचसीएफ सबका क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। रेशियो दिया रहे या तो क्या दिया रहे, को प्राइम पेयर। इसमें अगर हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। समझ रहा क्या कह रहे हैं, किसी भी नंबर्स का अगर क्या दिया रहे, देखो ध्यान दो इधर, किसी भी नंबर का क्या दिया रहे, रेशियो, और अगर उसका एचसीएफ से उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। जैसे कोई भी नंबर लो, हाँ नंबर है, गुड। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं 5 और 15 है, इसका एचसीएफ कितना होने वाला है बताओ, 5 होगा। अगर हम 5 इसमें कॉमन ले लें, क्या ले लें कॉमन, 5, तो ये बना जो कितना 1 और 3, तो ये जो बन जाता है अंदर ये को प्राइम पेयर बन जाता है, यानी कि उसका एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाता है, को प्राइम पेयर। तो अगर को प्राइम पेयर दिया हो या तो रेशियो दिया हो तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से नंबर आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। लिखो तो एक क्वेश्चन तुरंत लिखो, लिखो जल्दी से लिखो। If ratio of three numbers is 2:3:4, 2:3:4, ratio of three number is 2:3:4, and its HCF is 8, and its HCF is 8, and its HCF is 8, लिख लिए, then find numbers, then find numbers, then find numbers, then find numbers। क्या हो जाएगा नंबर बताओ, कितना हो जाएगा, तो सिंपल देखो इसमें क्या कर देंगे, देखो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, अगर उस नंबर के बीच का क्या दिया रहे, रेशियो, और उसका दिया हुआ है एचसीएफ, तो सिर्फ उस एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर निकल जाएगा 16, 24 और 32, यानी कि वो नंबर यही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? लेकिन सेम कंडीशन एक और लिखो तब समझ में आएगा, यानी कि एचसीएफ दिया रहेगा तो डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे, क्या निकल जाएगा, नंबर निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना? आगे देखो ध्यान दो, लिखिए, इफ रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स is 2:3:4, 2:3:4, and its LCM is 60, and its LCM is 60, LCM is 60, then find numbers, then find numbers, LCM is 60, then find numbers। अब यहां पे आपको HCF नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, तो क्या करेंगे बताओ, अब फंस जाएंगे, फिर डिवाइड नहीं करेंगे। समझना यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर नंबर्स के बीच का क्या दिया रहे, रेशियो, कितना रेशियो बता दो, 2:3:4, और अगर एलसीएम दिया रहेगा कितना है, 60,
तो ध्यान में रखना, नंबर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले इसी नंबर का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। जो रेशियो है उसी का निकाल लेंगे एलसीएम। देखो इधर ध्यान दो, जो रेशियो रहेगा उसी का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अब देखो ध्यान दो, इसको हम ये रियल एलसीएम नहीं है, तो जो रेशियो दिया रहेगा उसी को मान लेते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे। इतना ही यूनिट बराबर रियल एलसीएम होता है। कितना दे रखा है, 60। इतना यूनिट बराबर रियल एलसीएम कितना दे रखा है, 60। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा बताओ, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। और जो एक यूनिट का वैल्यू निकला यही इसका एचसीएफ कहलाता है। ध्यान में रखना, जो एक यूनिट का वैल्यू निकला यही इसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। यानी कि हम एचसीएफ निकाल लिए। अब जब एचसीएफ निकल गया तो नंबर्स निकल जाएगा ना, बताओ कितना निकल जाएगा, बताओ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2, 3 और 4 में, तो कितना हो जाएगा बताओ, 10, 15 और 20 इसका आंसर हो जाएगा। तो जब एलसीएम दिया रहेगा तो ध्यान में रखना कि जो रेशियो है उसका एलसीएम बराबर ही रियल एलसीएम कर देंगे। जो एक यूनिट का वैल्यू निकलेगा उसका क्या होगा, एचसीएफ। और जब एचसीएफ निकल गया तो फिर से नंबर हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग जहां तक बनेगा बनाना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे, ठीक ना, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया?